प्रकृति मानव केंद्रीय जन आंदोलन की नई गठित कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री लीलाधर स्वामी जी और अन्य पदाधिकारी, यहाँ मौजूद सभी क्रांतिकारी सदस्यों को मैं जनता सरकार मोर्चा से देवेंद्र बलहारा प्रणाम करता हूँ। मैं जब एजेंडे देख रहा था, वकील साहब जब पूरी बात को बता रहे थे पुनिया जी, तो मन में एक विचार आ रहा था कि ये संगोष्ठियाँ, ये चर्चाएं हमारे गांव के स्तर पर क्यों नहीं होती हैं। उसका कारण ये है कि कोई भी बदलाव केवल तब संभव होगा जब देश के लोगों को ये मालूम होगा कि अभी उनके साथ हो क्या रहा है और वो कुछ गलत है। क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में मैं जहां से देखता हूं, एक आम इंसान जो गांव में रहता है, सुबह उठता है, अपने डांगर ढोर के काम खत्म करके खेत में जा करके वापस अपना दिनचर्या को जिस तरह से जी रहा है, और उसके बाद उसको या तो मोबाइल की एडिक्शन में उलझा दिया गया, या उसको टेलीविज़न या सिनेमा के साथ लगा दिया गया, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ में जहां उसके दिमाग के ऊपर एक खास तरह की परत जम गई है, जो परत उसे ये एहसास ही नहीं होने दे रही कि उसके साथ कुछ गलत भी हो रहा है, या उसके बच्चों का भविष्य क्या है, वो इस दिशा में सोच ही नहीं पा रहा। संगोष्ठियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चर्चाएं बहुत ज़रूरी होती हैं। चर्चाओं से नए बच्चों को, हम जैसे अगली पीढ़ी के नौजवानों को सीखने को मिलता है, उनको बोलने की समझ पैदा होती है, आने वाले समय में नया नेतृत्व तैयार होता है, पिछली कमियों को दूर करने का, उनको जानने का मौका मिलता है, और तब जाकर हम एक नए भविष्य का निर्माण करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बातें सिर्फ कहने भर की हो जाती हैं, हम बोलते बहुत ज़्यादा हैं। मेरे जैसा आदमी सारा दिन बोलता ही बोलता रहता है, करता बहुत कुछ कम है, मतलब ज़्यादा करता नहीं है, तो वो बोलने बोलने में ही रह जाती हैं। पर जब हमने इस आंदोलन को शुरू किया था, मैं जब इस रिपोर्टिंग को देख रहा हूं, मैं जब अपने एजेंडा को देख रहा हूं, मेरे सामने ये एजेंडा भी था, तो मुझे एक भी ऐसा एजेंडा यहां नजर नहीं आ रहा है जिसमें कोई समाज का तबका छूटा हो। और यदि इसके ऊपर समाज में बदलाव हम चाहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज के साथ इसमें चर्चा हो। जो आखिरी आदमी बैठा है ना, उसको कभी ये महसूस ही नहीं हो पाता कि वो भी किसी बदलाव का हिस्सा है या उसके लिए हो रहा है। नेता लोग जब काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जब करती हैं, सरकारें जब करती हैं, वहां भी उसको यह एहसास हो रहा होता है कि पता नहीं है किसके लिए कर रहे हैं, वो उसमें कहीं शामिल नहीं है। और जब सामाजिक संगठन कर रहे होते हैं, तो भी भागीदारी में कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी रहती है। हम जैसे लोग उस पूरी तरह से अपनी बात को ग्राउंड पर उतारने में कहीं नाकाम रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण मैं ये समझता हूं कि सामने बैठे लोग, यानी हम जैसे लोग जो माइक जिनको मिल जाता है, इनको ऐसा लगता है कि यही सब सच बोल रहे हैं और सारा ज्ञान बस इन्हीं को है। जबकि असलियत यह है कि जिसकी समस्या है, समाधान उसको पहले से मालूम है, उसको ताकत नहीं दी गई, उसको उस समाधान को अमली जामा पहनाने की ताकत नहीं दी गई। उसको मालूम है कि मेरी इस समस्या का समाधान क्या होना है, लेकिन उसको अपनी बात पूरी करने के लिए किसी सरपंच के पास जाना पड़ेगा, किसी विधायक के पास जाना पड़ेगा, किसी एमपी के पास जाना पड़ेगा, एप्लीकेशंस लिख के डीसी को करना पड़ेगा, फिर डीसी बताएगा होगा कि नहीं होगा, कि हमको मालूम है, लेकिन हम जब इनके इम्प्लीमेंटेशन करने जाएंगे तो हमको माई बाप कोई और बना रखा है हमने, और हमने अपनी ताकत अपने पास नहीं रख रखी। हमें समझ है, लेकिन हमें करना चाहते हैं, हम ये सब कुछ करना चाहते हैं, पर कैसे करें? हमको उलझा दिया गया तरह तरह के प्रोपेगेंडाज में। तो जनता सरकार मोर्चा ने यह तय किया कि भाई पहले समझ तो लो, ये पूरा का पूरा अगर एजेंडा इंप्लीमेंट हो जाता है, पूरी व्यवस्था परिवर्तन जिसकी लड़ाई आज से पहले कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सपना लिया हो, सपना देखा हो,
भाई भगत सिंह जो बात कर रहे थे वही तो बात है ये, समाजवाद की बात, जिसके अंदर समानता की बात हो, जिसमें एक पक्ष के पास बहुत सारा पैसा ना हो, सारा धन एक जगह पर केंद्रित ना हो जाए। या उसके बाद में जितने भी क्रांतिकारी साथी आए, कल भाई राजीव दीक्षित का जन्म दिवस और पुण्यतिथि इकट्ठी थी, पूरे देश ने उसको मनाया। जो क्रांतिकारी साथी उनके साथ भारत स्वाभिमान में जुड़े थे, उनका भी यही व्यवस्था परिवर्तन का सपना था। वही सपना लेके आप चले हुए, वही सपना लेके हम चले हुए, लेकिन अमली जामा पहनाना है तो फिर हमें किसी के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है। तो वो जो व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति समाज का, जिसके लिए यह बदलाव होना है, क्या उसे मालूम है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो छल है, वो धोखा है, जो पूंजीपतियों ने मिलकर के और पार्टियों को बना करके और पार्टियों के अंदर अपनी घुसपैठ करके इस तरीके से एक मकड़ जाल बना दिया है कि जैसे मकड़ी के जाल के अंदर कोई कीट पतंगा फंस के तड़पता रहता है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मिलता। यह हाल हमारी जनता का हो रखा है। तो हमने ये तय किया कि व्यवस्था बदलने के लिए सबसे पहले समाज के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि व्यवस्था क्या है। दूसरा यह समझना पड़ेगा कि इस व्यवस्था में गलत क्या है, जो कि अभी डिस्कशन हुआ पिछले 3 दिन में जितना मैं समझ पाया। फिर यह देखना पड़ेगा कि इसका सही विकल्प क्या है, वो भी अपने पास मौजूद है। फिर इसको कैसे किया जाएगा, फिर यह तीसरा पॉइंट आता है, और चौथा, और उसके बाद अगला पॉइंट आता है, इसको करेगा कौन। कौन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कर केवल वो सकता है जिसको इस पूरे कॉन्सेप्ट की समझ होगी, और समझ पैदा होने में वक्त लगता है। और हम जैसे जल्दबाजी करने वाले लोगों के पास वक्त की ही कमी होती है। उनको लगता है अपने जीवन में खत्म कर जाओ बस फटाफट, क्योंकि उनको दुनिया को दिखाना होता है। जैसे हम जैसे लोगों को सड़क पे चलते हुए कोई पूछ लेता है, इतना बोलते हो, इतना चिल्लाते हो, तुमने क्या बदल दिया, तुमने क्या बिगाड़ लिया, तुमने कर क्या लिया। क्योंकि जितने संगठन अभी तक मैं देख रहा हूं, सब समाज के उत्थान में लगे हुए हैं। लाखों की संख्या में एनजीओज, किसान संगठन, पॉलिटिकल पार्टियां और दूसरे संगठन हैं जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, लाखों की संख्या में। अगर उनके प्रधान भी अगर इकट्ठे होकर के एक मंच पे इकट्ठे हो जाए ना, सिर्फ प्रधान, मतलब मैं बाकी की तो बात ही नहीं करता हूं जी, जो उनके पीछे जनता है उसकी तो बात ही नहीं हो रही है, तो भी व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बड़ा कदम उठाया जा सकता है। तो हम आमतौर पे, अगर मैं ये कहूं कि एक भातृत्व संगठन होने के नाते, एक हमदर्द संगठन होने के नाते, यदि मैं अपनी बात रखता हूं जनता सरकार मोर्चा की तरफ से, तो हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो हम 2-3 बातें बताते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, मेरे पास समय कितना रहेगा मैं उसी हिसाब से अपनी मेरा जो सबसे लंबा भाषण रहा है वो 9 घंटे का रहा है, आप देख लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अपने वाला पूरा 4 घंटे का भी रहेगा, उसकी गारंटी मेरी है। 45 मिनट वाला नहीं। हाँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि जिस्ट में हम बता पाएं। और फिर क्योंकि मैं ये नहीं समझता हूं कि आप आखिरी बार हम मिल रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि हम पहली बार जो लोग मिल रहे हैं वो बार बार मिलते रहेंगे। 45 मिनट से 1 घंटा के दरमियान। हाँ, मैं इसी में कोशिश करूंगा। हाँ, मैं संक्षिप्त में ही करूंगा। फिर वो दूसरा सत्र चलेगा, आपसे सवाल जवाब। हाँ, फिर सवाल जवाब, दैट्स अ गुड आइडिया, वो बहुत अच्छा है, उसमें बल्कि और चीजें निकल के आएंगी। यस, तो हम जब लोगों को ये बताते हैं, जैसे अगर पहला एक सवाल पूछा जाए हमसे कि आप चाहते क्या हो, हम उनको ये कहते हैं कि भाई हमारे 2-3 मुख्य सी बातें हैं, अगर उनको गांव के लोग समझ लें और अपने गांव में उसको इंप्लीमेंट करने के रास्ते खोज लें, क्योंकि अगर वही चीज जयपुर के नजदीक के गांव को इंप्लीमेंट करनी है और वही चीज जैसलमेर के गांव को इंप्लीमेंट करनी है, वही हिमाचल में करनी है, गोवा में करनी है, हरियाणा में करनी है, तो सब परिस्थितियां अलग हैं। तो वहां पर हम नहीं बता सकते कि आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि वहां की लोकल परिस्थितियां बताएंगी कि वो चीजें कैसे इंप्लीमेंट होंगी। पर मुख्य बात यह है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन 4 चीजों के फैसले लेने का अधिकार केवल और केवल वहां के जन को होना चाहिए, वहां की लोकल आबादी को होना चाहिए।
उसमें कोई डेप्यूटी कलेक्टर, कोई एसडीएम, कोई तहसीलदार, कोई सरकार नहीं चाहिए। जंगल मेरे गांव का है, मेरा गांव तय करेगा और गांव की पंचायत तय नहीं करेगी। क्योंकि फॉर यूर काइंड इंफॉर्मेशन एंड अदर्स, सिंपल सी बात है, इन्होंने इस मेंबरी के चुनाव में भी पॉलिटिकल पार्टियां घुसा दी गई हैं। और पॉलिटिकल पार्टी जहां घुस जाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आज के टाइम पर, या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पालतू कुत्ता उस पॉलिटिकल पार्टी में बैठा है। मतलब वो उन्होंने पाल रखे हैं पैसे दे करके, उनका कोई समाज से कोई लेना देना नहीं है। और बाजार अगर पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करेगा तो सरकार किसी की भी बन जाए, चेहरा कोई भी हो, राजस्थान अरसे से देख रहा है, हरियाणा अरसे से देख रहा है, पूरा भारत अरसे से देख रहा है, जिस वक्त आपको रगड़ना होता है वो उस वक्त वही हो रहा होता है। आज अगर आपके ये क्या नाम, पाली जिले के आसपास के अगर जंगल कट रहे हैं आदिवासियों के, तो उसके लिए भाजपा अगर जिम्मेदार है, तो इससे पहले हसदेव कांग्रेस उजाड़ रही थी, अब बीजेपी उजाड़ रही है। वहीं पर आप देखेंगे तमिलनाडु में भी यही हो रहा है, कश्मीर में भी यही हो रहा है, आसाम में भी यही हो रहा है। पता लगता है 3 लाख एकड़ जमीन से यहां से जंगल उड़ा रहे हैं, पता लगता है कि अभी 2.5 लाख पेड़ों को काटने की परमिशन मिल गई है। इधर से यूपी के अंदर जो है आपको कावड़ियों के नाम पर जंगल उजाड़ा जा रहा है, किसी भी बहाने से जंगल उजाड़ा जा रहा है। मैं उड़ीसा गया, जब वहां पर मेरे सामने केस आया वहां के आदिवासियों का। अभी रतन टाटा मरा है, उसको बीजेपी वाले बड़े, कोई बैठा हो तो सॉरी, लेकिन मेरे लिए बराबर है कांग्रेस बीजेपी, पर क्योंकि इस टाइम मौजूदा सरकार में बीजेपी है केंद्र में, तो उसके समर्थित लोगों ने एक कैंपेन चला रखा था जब रतन टाटा जिंदा था, कि उसको बोले तो भारत रत्न दिया जाए, काइंड ऑफ फेसबुक पे आ जाता था क्या इसको भारत रत्न मिलना चाहिए। वहां एक जगह है उड़ीसा के अंदर, लगभग 54 गांव वहां रहते थे, बड़े अच्छे सिंक्रनाइजेशन में। पास में ही 1000 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है। लेकिन नहीं, टाटा को अपनी स्टील फैक्ट्री वो जंगल उजाड़ कर, वो गांव उजाड़ कर ही बनानी है। वो आदिवासी कह रहे हैं कि यहां जरूरत क्या है जब वो खाली पड़ी है, तुम्हें फैक्ट्री बनाने के लिए खाली जगह चाहिए या तुम्हें उपजाऊ जगह चाहिए, ये बताओ ना, कि यही जगह चाहिए। कारण क्या है, उनको आदिवासी उजाड़ने हैं। अब जब आदिवासियों के बीच में जाना शुरू किया तो पता चला कि असल में आदिवासी क्यों उजाड़ने हैं। क्योंकि असली बीमारी की जड़ तक अगर हम नहीं जाएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। हमने एक सवाल पूछने की कोशिश करी कि सरकार का आदेश है, सरकार का आदेश है, सरकार का आदेश है। हमने पूछा सरकार कौन? सरकार कौन? क्या डीसी सरकार होती है? ना, वो भी सरकारी कर्मचारी है। तो फिर एमएलए होता है? ना, वो भी तनख्वाह लेता है। एमपी तनख्वाह लेता है, प्रधानमंत्री तनख्वाह लेता है, सीएम तनख्वाह लेता है, चीफ सेक्रेटरी तनख्वाह लेता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तनख्वाह लेता है, जितने अफसर बैठे तनख्वाह लेते हैं, जितने मंत्री बैठे तनख्वाह लेते हैं, प्रधानमंत्री से चपड़ासी और राष्ट्रपति, हर आदमी तनख्वाह ले रहा है। तनख्वाह लेने वाला तो OIGS है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। अगर वो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस है तो वो गवर्नमेंट कौन है? वो गवर्नमेंट क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार क्या है? तो मालूम पड़ता है अवधारणा को ही गायब कर दिया गया। हमको यह बताया गया, हम छोटे छोटे थे ना, जब हमारी सामाजिक शास्त्र की किताबों में पढ़ा करके हमारा ब्रेन वॉश किया। पहले 6ठी में वही पढ़ाएंगे, फिर 7वीं में वही पढ़ाएंगे, फिर 8वीं में वही पढ़ाएंगे, उसी का पेपर होगा, वही याद करना पड़ेगा। फिर 9वीं में, फिर 10वीं में, फिर 11वीं में, फिर 12वीं में, फिर यूपीएससी का एग्जाम हो उसमें भी वही पढ़ाएंगे, क्लर्की का एग्जाम हो उसमें भी वही, आपका जो करना है उसके अंदर बच्चे को यही पढ़ाया जाएगा कि 3 धुरियां हैं, एक कलेक्ट्रेट जिसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, एक नेतागण जिसको विधायिका और वो बोलते हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट जिसको वो बोलते बस यही व्यवस्था है, इसी को व्यवस्था बोलते हैं। फिर वो व्यवस्था क्या थी जहां एक भी आदमी भूखा नहीं मरता था, जहां किसी के साथ अन्याय नहीं होता था, और जहां हर घर के अंदर सोना और चांदी था और कोई बीमार नहीं था? वो व्यवस्था क्या थी? फिर भारत की यह व्यवस्था आप लोगों ने तो देखी है, जो बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं, आपने तो अपने बचपन में उस जीवन को देखा है, मैंने भी देखा है वो जीवन। इसलिए मैं इतनी स्ट्रांगली बोल सकता हूं कि भाई, पुलिस वाला गांव में एंट्री करने से पहले गांव के आदमी को बताएगा, जाकर एक आदमी को भेजेगा अड्डे पे से, अड्डे पे जाकर बैठ जाएगा
और वहां से बंदे को भेजेगा कि जाओ जाकर पूछ के आओ नंबरदार जी से, सरपंच जी से, प्रधान जी से कि गांव में आ जाएं क्या, एक चोरी का मामला आया है, उसका नाम संदिग्ध है, जांच करने के लिए गांव में आना। एंट्री करने से पहले डरते थे वो। आज वो सड़क पर चलते हुए आपसे वसूली करते हैं, अवैध वसूली। आप बिना खड़े हुए कैमरा लगा करके आपके पैसे खाते में से उड़ा देते हैं। आज के टाइम पर तो वो आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपके घर पे सीधा चालान ही आया मिलता है। और वो दौर था जब वो आपके गांव में घुसने से पहले भी डरते थे। एक दौर था जब अपने गांव में गरीब से गरीब आदमी, मैंने देखा है मेरे घर में, मेरी माता, मेरी चाचियां, वो जब हमारे घर में 25-26 भैंस और गायें बैल होते थे, उन सब का गोबर जब इकट्ठा सुबह उठाते थे तो एक आदमी के बस का नहीं था, तो मदद करने के लिए किसी गरीब परिवार को गांव से बुला लिया जाता था। वो जो गरीब परिवार की चाची आती थी, हम चाची बोलते थे, उसके हाथों में मैंने सोना और चांदी देखा है गले में डला हुआ। मतलब अगर जिसको हम गरीब परिवार बोल रहे हैं, अगर उसके घर में भी सोना और चांदी है, और यदि आज जिसको हम 50 एकड़ का मालिक बोल रहे हैं, उसकी 50 की 50 एकड़ अगर बैंकों में गिरवी पड़ी है, अगर उसके घर का सारा सोना फाइनेंस वाले के पास गिरवी पड़ा है, अगर उसकी गाड़ी भी लोन पर है, फ्रिज भी लोन पर है, मोबाइल भी लोन पर है, उसके घर में चूल्हा भी जल रहा है वो भी लोन पर है, अगर उसकी पूरी जिंदगी अगर किस्तों में चल रही है, तो वो समृद्धि गई कहां? यानी एक व्यवस्था वो है जो हमने अपनी बनाई है भारत ने, और एक व्यवस्था वो है जो इन्होंने हमको दी है। और हमको पढ़ाया जाता है, हमारे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि व्यवस्था यही है, तुम कलेक्टर के बिना नहीं जिंदा रह सकते। तो जब इन आदिवासियों से बात करी और इनके बीच में गए, तो हमको कुछ चीजें पता चली, कुछ रियलिटीज पता चली। आज भी वापी जिले में, गुजरात के वापी जिले में जाइए आप, वहां आदिवासी कबीला है, एसी केसरी सिंह भारत सरकार के नाम से एक इलाका है, जहां के आदिवासी अपने एरिया के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा के टांगते हैं, हम भारत सरकार हैं। और उन्होंने इसके ऊपर 1969 में अपना डिक्लेरेशन दिया था यूनाइटेड नेशंस को, कॉमनवेल्थ को, जो सारे जितने कॉमनवेल्थ के कंट्रीज हैं, इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्रधान मिनिस्टर हुआ करती थी, और उसके बाद उसकी संतान, और उसके बाद उसकी संतान, मतलब अभी आज के टाइम पर भारत सरकार बनी। हमने कहा तुम भारत सरकार कैसे हो गए भाई? तुम अपने आप को भारत सरकार बोलते हो, तुमको कोई बोलता नहीं है। वो बोलता बोलेगा कैसे, डीसी तो जब मैं जाता हूं खड़ा होता है, क्योंकि तुम्हारे जाने से। कहते नहीं, हमारे कबीले का कोई भी आदमी चला जाए डीसी को खड़ा होना पड़ता है, बिकॉज हम भारत सरकार हैं। तो तुम भारत सरकार हो, तो तुम भी भारत सरकार, तुम भी भारत सरकार, तुम भी भारत सरकार, हां हम सारे भारत सरकार। ऐसा कैसे? बोला देखो, वो लेते हैं तनख्वाह के बदले करते हैं काम, वो है नौकर। नौकर को तनख्वाह जो देगा वो मालिक होगा, जिसकी सेवा के लिए उनको बिठाया गया है वही भारत सरकार होगी। भारत सरकार सेवार्थ, OIGS। तो तनख्वाह, उसको पावर किसने दी? मैंने दी। उसको बिठाया किसने? मैंने। उसकी सैलरी कहां से आती है? मेरे पैसे से, मेरे टैक्स के पैसे से। मेरा अनाज उगता है तो उसको पैसा मिलता है। मैं उससे कुछ नहीं लेता हूं, मैं उसको देता हूं, और मैं इसलिए भारत सरकार का डिक्लेरेशन मैंने अपना किया। तो ये कौन कौन कर सकता है इस देश के अंदर? तब उन्होंने हमें बताया पूरी सच्चाई कि देखो ऐसा है, इस देश में जो आदमी बाहर से आया है उसे डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, उसे कागज बनवाने पड़ेंगे। तो जिस भी आदमी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट है वो इस देश में शरणार्थी है, वो इस देश के अंदर रिफ्यूजी माना जाएगा। जिसने अपने बाप दादाओं की जमीन छोड़ दी वो शरणार्थी माना जाएगा। जिसने भी अपना गांव छोड़कर शहर में शिफ्ट हो गया और वहां का कोई भी डॉक्यूमेंट बनवा लिया वो रिफ्यूजी माना जाएगा। वो भारत सरकार, वो मालिक नहीं रहेगा देश के अंदर। तब तक वो मालिक है जब तक वो किसी की अधिकारी से या किसी एजेंसी से कोई पैसा, कोई स्टाइफंड, कोई बोले तो सब्सिडी नहीं लेता है। अच्छा, तो ये सब्सिडी इसलिए दी गई थी कि जैसे ही आप लेते हो आप रिफ्यूजी हो जाते हो, जब तक आप दे रहे हो तब तक आप मालिक हो जी। तो फिर इसका क्या इलाज है? तो उन्होंने हमें बताया कि हम लोगों ने पूरे के पूरे एरिया ने इकट्ठा होकर के
हर आदमी ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना वोटर कार्ड, अपना आधार कार्ड सब सरकार को सरेंडर कर दिया 2015 में। सरेंडर करने के बाद, और यह काम पहले से चल रहा था, लेकिन उस टाइम पर जो पुलिस अधिकारी और डेप्यूटी कलेक्टर उनके गांव में घुसने लग गए थे, उनके इलाके में घुसने लग गए, तो उसका इलाज उन्होंने निकाला कि तुम घुस कैसे सकते हो। तो फिर डेप्यूटी कलेक्टर ने उनको बताया कि देखो तुम्हारे पास अब डॉक्यूमेंट है, अब तुम हमारे गुलाम एक तरह से, अब तुम रिफ्यूजी हो, अब तुमको हमारी माननी पड़ेगी सिर्फ इस कागज से। बोला हाँ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको इस देश में कमर्शियल एक्टिविटी करने की परमिशन दे के लिए है। जैसे मेरा बच्चे का नाम अगर यशस्वी है, तो इसको सर्टिफिकेट आप थोड़ी दोगे कि मेरे बच्चे का नाम क्या है, इसका सर्टिफिकेट आप थोड़ी दोगे। मैं बताऊंगा ना कि ये मेरा बेटा है और इसका नाम क्या है, मैंने जो कह दिया वह फाइनल है। लेकिन यदि यही कागज, यही सर्टिफिकेट मैंने किसी और से ले लिया, जैसे दुकान का सर्टिफिकेट लेते हैं, जैसे कोई फूड सप्लाई का सर्टिफिकेट लेते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जैसे घर की रजिस्ट्री कराते हैं, या कोई दूसरा कागज लेते हैं, तो वहां से क्लैरिटी आएगी कि यदि आपने वो डॉक्यूमेंट किसी और से बनाया है तो आपने उसको मालिक मान लिया है, किसी और का मालिक। समझे नहीं आप बात? जैसे जमीन की रजिस्ट्री आपके पास है और आपने उस पे लोन लेना है, तो जैसे ही आप उस पर लोन लेने के लिए जाओगे बैंक के पास, तो बैंक आपसे वो रजिस्ट्री ले लेगा, तो अब बैंक उसका मालिक हो जाएगा, अब बैंक उसका मालिक हो जाएगा रजिस्ट्री का। तब तक आप निर्णय नहीं ले पाओगे जब तक आप बैंक से वो रजिस्ट्री नहीं लाओगे। यानी डॉक्यूमेंट जिसका है वो मालिक है। ओहो, तो फिर तुमने क्या किया? हमने क्या किया, हमने ऐलान किया कि इस तारीख को हम अपने सारे डॉक्यूमेंट सरेंडर करने वाले हैं। वो पूरा कबीला, पूरे गांव सरेंडर करने के लिए आ गए। डेप्यूटी कलेक्टर, एसपी हाथ जोड़कर 7 दिन तक कैंपिंग लगाकर जंगल के बाहर बैठा रहा। मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये सरेंडर मत करो, ये मत करो, मैं मर जाऊंगा, ऊपर से बहुत प्रेशर है, ये कागज सरेंडर मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं। इतना प्रेशर डेप्यूटी कलेक्टर के ऊपर कि सरेंडर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो मालिक बन जाएंगे उसी टाइम। तो फिर उन्होंने इस शर्त पर अपने डॉक्यूमेंट्स को मास लेवल पर सरेंडर नहीं किया, एक एक करके सरेंडर किया कि हम एक एक करके चिट्ठी भेजेंगे, तुमको भेज देंगे और तुम्हारा कागज नहीं चाहिए। वो मास लेवल पे उन्होंने मूवमेंट चलाया। जब उस टाइम पे वो इसलिए मना कर गया कि वहां एसपी ने और डीसी ने बोल दिया कि ठीक है, हम मानते हैं कि तुम भारत सरकार हो, हम मानते हैं कि तुम मालिक हो, तुम्हें अपनी गाड़ी पर ना तो रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की जरूरत है, तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई पुलिस वाला रोकेगा नहीं, जैसे ही तुम्हें कोई रोकता है तुम सिर्फ बता देना कि हम कुटुंब परिवार एसी केसरी परिवार से हैं और हम भारत सरकार हैं, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। तो आज भी इस वक्त, अभी अपनी 1 तारीख हो गई ना, 1 दिसंबर 2024 में भी वो लोग भारत सरकार का लेबल लगा के बैठे हैं। अब इस गेम को जब हमें समझ में आया, तब समझ में आया कि आपके गांव के जंगल क्यों काटे गए, आपके गांव का जंगल कट के आपको शहरों में शिफ्ट होने के लिए क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है, क्यों गांव में स्कूल और चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल रही है, क्यों गांव के अंदर झगड़े घुस रहे हैं, क्यों गांव में राजनीतिक पार्टियां घुस गई हैं, क्यों गांव में नकली खाना जा रहा है, क्यों आदिवासियों के जंगल उजाड़ के उनको विस्थापित करके नए मकान दिए जा रहे हैं, क्यों झुग्गी झोपड़ियां हटा करके दिया, क्योंकि यूनिवर्सल कोड है, ये यूनिवर्सल नियम है, यूनिवर्सल जस्टिस है ये, कि जहां एक आदमी एक बार रहना शुरू कर दिया, आदमी छोड़िए, खेत के अंदर अगर टटीरी ने अंडे दे दिए घोंसला बना करके, तो किसान कभी ट्रैक्टर उसके ऊपर से नहीं चलाता है, वो साइड में से लेके जाता है, क्योंकि टटीरी का कब्जा हो गया अब वहां उस एरिया के ऊपर, वो उसका एरिया हो गया, अब वो किसान के कब्जे। या तो उसका घोंसला बनने से पहले आप उसको हटा सकते थे, घोंसला बन गया, अब वो जगह तब तक उसकी है जब तक उसका काम पूरा नहीं होता, क्योंकि यहां इस धरती पर कोई भी सदा सदा के लिए नहीं आया है, अपना काम चलाने के लिए जिसको जहां रहने की जरूरत पड़े। यहां पानी नहीं मिल रहा है तो पानी के पास जाकर विस्थापित होना है, वहां का आदमी तय करेगा कि उसको वहां पे रहने देना है कि नहीं। जैसे हम आकर बुलाते थे, हम तो बसाते थे अपने गांव में, तो कभी कभी अपने गांव में व्यवस्था नहीं बन रही है तो कोई दूसरे गांव में जाके बस जाता था। तो यह समझ में आता है कि भाई अगर आपके गांव की व्यवस्था जल जंगल जमीन और जानवर पर आधारित है, यदि आप सरकार से कोई पैसा नहीं, सरकार नहीं सॉरी गुंडों से,
विधानसभा और लोकसभा से पारित जो ये बैठे हुए गुंडे हैं, इनसे जब आप कोई पैसा नहीं लेते हो, अगर कोई सहायता नहीं लेते हो और आपको किसी भी चीज के लिए इनके डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो आप ही भारत सरकार हो एंड आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन संभव नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में अकेला भारत नॉन जुडिशियल है। अकेला भारत। जाकर के स्टाम्प पेपर उठाओ, जिसके घर में स्टाम्प पेपर पड़े हैं 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, उस स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा हुआ है इंडिया नॉन जुडिशियल, गैर न्यायिक। हमारे ऊपर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता, क्योंकि भारत एकमात्र व्यवस्था ऐसी है दुनिया के अंदर जहां पर कोई भी दुनिया के किसी संस्था का कानून नहीं चलता, क्योंकि हम प्रकृति के कानून से चलने वाले लोग हैं, क्योंकि हम कुदरत के कानून से चलते हैं। और जितने लीगल एडवाइजर यहां बैठे हैं, वकील साहब भी बैठे हुए हैं, जब अदालत में जब आप जाते हो, जब आपको अदालत की पढ़ाई जाती है, तो वहां पर पहली लाइन जो रटवाई जाती है, दैट इज नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल। जो प्राकृतिक न्याय है वो सबसे ऊपर रहेगा, और प्राकृतिक न्याय तब तक है जब तक आप प्रकृति की हानि नहीं करते हो, जब तक आप प्रकृति के नियमों को मानकर चलते हो। आपने प्रकृति का नियम तोड़ा, आप कमर्शियल हो जाओगे, आप कमर्शियल होते ही आप न्यायिक हो जाओगे, न्यायिक होते ही आपकी गर्दन उनके हाथों में हो जाएगी। अब आपको ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको सोचना है कि आपको अपनी गर्दन उनके हाथ में देनी है या जो बाहर के लोग हैं उनको यहां से निकालना है। तो कौन है यहां का आदमी? यहां का आदमी वो है जो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना आर्य है, ना द्रविड़ है, ना पंडित है, ना जाट है, ना ब्राह्मण है। वो केवल इंसान है, जो प्रकृति के नियमों को मानने वाला आदमी, जो अपनी वंश बेल को चला रहा है। वो वंश बेल को अपना साथ लेके चल सकता है, पर जाति पाति पंथ संप्रदाय को मानने वाला कोई भी व्यक्ति नॉन जुडिशियल नहीं हो सकता। वो प्राकृतिक नहीं हो सकता, क्योंकि पक्षी की जात नहीं होती, पेड़ की कैटेगराइज किया जाता है कि ये इस वंश बेल का है, अदरवाइज इस खेल को समझा नहीं। लेकिन अब वो क्या करते हैं? अब वो हमको डिवाइड करते हैं। डिवाइड एंड रूल का खेल चलता है। कैसे कि रिजर्वेशन वाले, नॉन रिजर्वेशन वाले, इधर जो है हरियाणा, इधर चल पड़ेगा अपने राजस्थान में चलेगा राजपूत गैर राजपूत, उधर हमारे वहाँ चल पड़ेगा जाट गैर जाट, उधर चल पड़ेगा जी मतलब मुसलमान वर्सेस गैर मुसलमान। जब हिंदुओं की बारी आएगी तो फिर उनके अंदर कैटेगराइज कर दिया जाएगा, जाट वर्सेस ब्राह्मण कर देंगे, जाट वर्सेस राजपूत कर देंगे। और इस तरह से हमको जैसे ही हम कैटेगराइज होते हैं, उसी वक्त हम नेचुरल जस्टिस को डिनाई कर देते हैं, और नेचुरल जस्टिस डिनाई होते ही हम लीगल व्यवस्था की चंगुल में फंस जाते हैं। यही व्यवस्था झारखंड के जंगलों में हो रहा है, छत्तीसगढ़ के हसदेव में जाकर देखोगे यही हो रहा है, उधर लेह लद्दाख की जमीनों पर कब्जा करने की बात हो रही हो, वहां भी यही हो रहा है। हर प्राकृतिक संसाधन को कॉरपोरेट ने कब्जा करने के लिए यह खेल खेला हुआ है, और कॉरपोरेट सहारा ले रहा है पॉलिटिकल पार्टियों का। सरकार में बैठे, जिसको हम सरकार कहते हैं, उन सरकार में बैठे अपने गुलामों को वो जैसा आदेश पारित करने को बोल देते हैं, वो वैसा आदेश पारित कर देते हैं। और हम जैसे लोग, जिनको मालूम ही नहीं है कि ये आदेश पारित कर ही नहीं सकते हमसे पूछे बिना, वो चुपचाप उन आदेशों को मान भी लेते हैं। हमारे ऊपर वो आदेश थोप भी दिए जाते हैं, और हम मजबूर होकर के बैठे रहते हैं कि क्या करें, हम कुछ कर तो नहीं सकते, क्योंकि पुलिस इनके पास, जुडिशरी इनके पास, पूरा तंत्र इनके पास। रीजन, हमने अपनी व्यवस्था को छोड़ दिया, हमने पंचायत का कहना माना बंद किया ना। अगर हमारा फैसला पंचायत में हो जाए तो पुलिस के पास कोई मुकदमा जाएगा नहीं, पुलिस के पास मुकदमा नहीं जाएगा तो पुलिस वाले क्या कर लेंगे आपके ऊपर? कैसे आपको धमकाने का क्या कैटेगरी रह गई? आप नॉन जुडिशियल हो गए, पुलिस वाला आपको डांट सकता है क्या? कभी भी रास्ते में रुकवा सकता है क्या? मेरी बात बता रहा हूं मैं, 15 दिन पहले की बात है, 24 नवंबर के कार्यक्रम की तैयारी हम लोग कर रहे थे, जो तालकटोरा स्टेडियम में हमने पेरेंटिंग सेमिनार किया। एक जगह से आ रहे थे, रात के लगभग 10 बजे का टाइम रहा होगा, पुलिस का नाका लगा हुआ था, पुलिस ने रोकवा लिया,
मैं आंख बंद करके साइड वाली सीट पर लेटा था, एक साथी था अपना, वो ड्राइव कर रहा था। गाड़ी रुकी, मैंने हल्की सी आंख खुली, मैंने देखा आगे पुलिस वाले खड़े हैं, मैंने आंखें बंद कर ली। उसने शीशा उतारा, मैंने कहा अपने आप बात कर लेगा वो। अंकुश भाई थे साथ में। शीशा उतरने के बाद उस पुलिस वाले ने बोला, हाँ जी कहां से आ रहे हो? मैंने उसको ऐसे हाथ लगाया अंकुश को, मैं कहा रुक। मैंने आंख खोल के मैं कहा हाँ क्या प्रॉब्लम है? मतलब इस देश में आने से पहले, जाने से पहले तुमसे पूछना पड़ेगा क्या कहां आना है कहां जाना है? मतलब हम तुमको बताएंगे हम कहां जा रहे हैं? क्यों बताएं, पहले ये बता। वो ऐसे करके, अच्छा डॉक्टर साहब हैं क्या? मगा भाई कोई भी हो, मैं तो ये कह रहा हूं डॉक्टर देवेंद्र बुला रहा है। मगा हाँ बताओ। कुछ नहीं जी आप जाइए डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं हो, तो हम तो अपनी ड्यूटी पूरी करें। अरे ड्यूटी नहीं पूरी करे थे मेरे भाई, तुम किसी से पूछ ही नहीं सकते हो सड़क पे चलते हुए किसी आदमी से। पुलिस को अधिकार ही नहीं है किसी से पूछने का कि तुम कहां से आ रहे हो कहां जा रहे हो। पूछ सकते हैं जी? नहीं रोक सकते रास्ते में। अनलॉफुल डिटेंशन, उसको रिटेन करने का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन देश की जनता को पता ही नहीं है कि आपसे कोई रास्ते में पूछ नहीं सकता। जब तक आप कोई जुर्म करके ना भागे हो और आपके बारे में पुख्ता जानकारी पुलिस के पास ना हो, तब तक रास्ते में रोक करके आपसे लाइसेंस नहीं मांग सकता वो, जब तक आपने कोई क्राइम ना किया हो। और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन क्राइम नहीं होता है, वो हमने माने हैं नियम अपने आप से, वो हमने माने हैं। अभी पुलिस वाला अगर बोलता है कि तुमने हेलमेट नहीं पहना है, मैं ये बता रहा हूं, राजकोट की बात बता रहा हूं आपको, गुजरात के राजकोट में, वहां अशोक भाई पटेल हैं। कई साल पहले वहां क्या हुआ, उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा। उन्होंने बोला, जैसे चलते चलते स्कूटर पे पुलिस वाले ने उनको रोक लिया, हां जी हेलमेट नहीं पहना हुआ आपने? बोला हां जी नहीं पहना हुआ। चालान कटवाओ, लाइसेंस निकालो। बोला काहे को? जुर्म क्या है? हेलमेट ना पहनना कोई क्राइम है क्या? नहीं, ट्रैफिक नियम का वायलेशन है, ट्रैफिक रूल का वायलेशन है ना, क्राइम तो नहीं है, अनलॉफुल तो नहीं है। बोला नहीं जुर्माना लगेगा। अरे काहे को लगेगा भाई? सिर मेरा है, मैं फुड़वाना चाहता हूं, तेरे को क्या टेंशन है? मैं तो सड़क पे चलते हुए गिर के टूट गया, मतलब गिर गया मर गया तो, अरे भाई मैं तो सिर फुड़वाने के लिए निकला हूं घर से बाहर, तू बता तेरे को क्या टेंशन है? बोला नहीं ये तो करना पड़ेगा, चालान तो कटेगा। बोला काट तू चालान, मैं देखूंगा कोर्ट में। उसने चालान काट दिया बिना कोई डॉक्यूमेंट लिए, उसने चालान पकड़ा दिया। जज के पास, मतलब जैसे 28 दिन होने के बाद में जज के पास पहुंचता है, जब तक अगर आप फाइन नहीं भरते हो। जुर्माना था मात्र 30 रुपए का रहा होगा। उन्होंने कहा, जज ने 30 रुपया फाइन, तो उसने कोर्ट में खड़ा होकर बोल दिया, नहीं जज साहब भरूंगा नहीं, भरना नहीं है। क्यों नहीं भरना? जी मैं अपना सिर फुड़वाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं हेलमेट ना पहनने के लिए, मुझे कोई कैसे जबरदस्ती कर सकता है कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है? मुझे आप जागरूक करो, मुझे आप बताओ, समझाओ, मेरी काउंसलिंग करो, मुझे शिक्षा दो, मुझे गाइड करो, उसके बाद मैं मान लूंगा, ऐसी बात नहीं है। पर तुम जबरदस्ती फाइन कैसे कर सकते हो? तो बोलता है कि नहीं भरोगे तो 1 दिन की जेल होगी। बोला हाँ जेल जाऊंगा। अब क्या होता है, ये अखबार वाले डेली के डेली अपनी जो न्यूज लेते हैं वो थाने से, ऐसे कचहरी से या कोर्ट से लेते हैं। तो अब जब एक आदमी को हेलमेट ना पहनने की वजह से जेल हो गई, तो उसकी दलील भी छपी वहां अखबार के अंदर। अखबार में दलील छपी तो सारे के सारे राजकोट के अंदर यह खबर फैल गई कि अशोक भाई पटेल जो इतने अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको जेल हो गई हेलमेट ना पहनने की वजह से। अब वो जेल से बाहर आए अगले दिन तो आना ही था उनको, 1 दिन की जेल थी खाली। अगले दिन शाम को जब वो वापस आए तो वहां मीडिया का जमावड़ा था। मीडिया वालों ने उनसे फिर पूछ लिया, हां जी आप 1 दिन की जेल में गए? बोला हां। तो फिर अब क्या विचार है आपका? बोला अब विचार यह है कि फलानी तारीख को इतने बजे इस चौक से बिना हेलमेट पहने फिर से जाऊंगा। अब पुलिस वालों में हिम्मत है तो दोबारा काट के दिखाओ चालान। वो दोबारा गए उसी तारीख में, और साथ में उसने वहां के आईजी को चिट्ठी लिखी कि इस तारीख में निकल रहा हूं, मैं बिना हेलमेट के निकल रहा हूं और तू रोक के दिखा मुझे। अब आईजी की नाक का सवाल बन गया, क्योंकि अखबारों में छप गई। एसपी की नाक का सवाल बन गया। वहां फिर पुलिस खड़ी मिली, वहां फिर पकड़ा उनको, फिर जेल हुई 2 दिन की। 2 दिन की जेल के बाद फिर अखबार में छपा,
तीसरी बार फिर जेल में गए, ऐसे ही आते ही फिर कहा कि मैं इस तारीख को फिर निकलूंगा और तुम रोक के दिखाना। तीसरी बार उनको जेल हुई 8 दिन की, लेकिन जब 8 दिन की जेल हुई तो जेल में 26 लोग जेल के अंदर वैसे थे जो बिना हेलमेट के अंदर थे उनके साथ में ही 26 लोग। और बाहर निकलते ही फिर कहा मैं फिर तोड़ूंगा। अगली बार वो बिना हेलमेट के फिर निकले, फिर पुलिस वालों ने टोका, लेकिन अब की बार उनका चालान नहीं हुआ, बल्कि अब राजकोट छोड़िए पूरे गुजरात में हेलमेट का चालान नहीं है। आज के टाइम भी आज भी नहीं है, कोई नहीं पुलिस वाला रोक के चालान करता है हेलमेट का। अब तो गुलाम से ज्यादा हो गए हैं तो ज्यादा कटने लग गए होंगे, बात अलग है, वो ऑनलाइन उससे आ जाते हैं, घर पे आ जाते हैं, वो अलग पॉइंट है, लेकिन अभी भी हेलमेट का चालान नहीं है वहां। ये एक दशक पहले से भी पहले की बात है, दशक से भी पहले की बात, यानी 10 साल से फालतू का टाइम हो गया। मेरा कहने का अर्थ क्या है, यदि हमें मालूम है कि नेचुरल जस्टिस क्या है, यदि हमें अपने अधिकारों का पता है, यदि हमें अपनी व्यवस्था बनाने की हमारे अंदर समझ है, जो कि पैदा होगी डिस्कशन से, जो कि पैदा होगी असहमति से, जो कि पैदा होगी असहमति पर सहमत होने से, कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, इस बात पर हम दोनों सहमत हो जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, आप ऐसा सोचते हो मैं ऐसा सोचता हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको स्वीकार तो कर सकता हूं ना समाज के आदमी के तौर पर, आप मुझे समाज स्वीकार तो कर लीजिए। अरे मैं एक नेता को नहीं मानता, मैं एक नेता का विरोध करता हूं, तो इसमें बुरा क्या है। अगर किसी का समर्थन करना बुरा है तो किसी का विरोध करना बुरा है, तो समर्थन भी तो बुरा है, फिर ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं जो सोचता हूं, मैं अपनी सोच के साथ एक इंसान हूं, मुझे इतना एक्सेप्ट कर लिया जाए। और यदि मैं कोई ऐसा कार्य करता हूं जो कि समाज के हित में नहीं है या समाज का नुकसान कर रहा है, तो क्या मेरा समाज इतना निकम्मा हो गया है कि वो बैठ करके ये निर्णय भी नहीं ले सकता कि जो गलत हो रहा हो तो उसको ठीक कैसे करना है। मैं नहीं समझता। मैं ये मानता हूं सिर्फ समाज को यह एहसास करा दिया गया कि तुम निकम्मे हो गए हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, जो करेगा पॉलिटिकल पार्टी करेगा। लेकिन मैं फिर एक बात देश के लोगों को, आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति जो भी काम करेगा अपने लाभ के लिए करेगा। कोई भी व्यक्ति, हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हम अपने लाभ के लिए बैठे हैं। मुझे यहां आकर के बोल करके आनंद आ रहा है, फिर भी मेरा ही लाभ है आनंद लेने में। मुझे समाज की सेवा करने में अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा लगता है ना, मेरा ही लाभ है ये। मुझे लगता है कि समाज अच्छा हो जाएगा तो मेरे बच्चे को अच्छा समाज मिलेगा, मेरी अगली पीढ़ी को अच्छा समाज मिलेगा, तो भी मेरा ही लाभ है व्यक्तिगत। मैं अगर ये कहूं कि मैं समाज के लिए दौड़ रहा हूं, ये गलत बात है, मेरे लिए दौड़ रहा हूं। तो इसी नियम को अगर देखा जाए, लाभ के नियम को अगर हम समझ लें, तो हर व्यक्ति, हर संस्था लाभ के लिए काम करेगी, और वो करेगी, कोशिश करेगी कि ये लाभ बना रहे, ये लाभ जारी रहे। अब देखना यह है कि वो लाभ अल्पकालिक है या दीर्घकालिक है। हम सब लोगों को अल्पकालिक लाभ दिखा करके थोड़े समय का, अभी चुनाव होना है, 1000 रुपए ले लो प्रति वोट, एक वोट का 1000 रुपए के हिसाब से बांट दिया, एक दारू की बोतल बांट दी, एक कंबल बांट दिया, एक चादर दे दी, एक शॉल दे दी, एक वॉशिंग मशीन दे दी, एक फलाना ढिमकाना, एक सिलाई करने की मशीन दे दी। वो दे करके नेता बहुत सारा पैसा खर्च करके आपको अल्पकालिक लाभ दे करके अपने लिए 5 साल का जुगाड़ कर जाता है और अपनी पीढ़ियों के लिए अगले 100 साल का कर जाता है। मतलब जहां जहां हमको बिना मेहनत किए थोड़े समय के लिए लाभ मिलेगा, यह समझ लेना हमारी अगली पीढ़ियों को जन्म जन्मांतर तक उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। यह हमने चर्चा बंद कर दी, इसके ऊपर हमने डिस्कशन बंद कर दिया, क्योंकि हमारी व्यवस्था में हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सिखाया है कि पड़ोसी ने अगर हलवा बनाया या नई कोई व्यंजन बना दिया और कोई सब्जी बना दी और वो हमारे घर में प्यार प्रेम से देने आ गया, तो प्यार प्रेम से जब आपने वो सब्जी खाई है तो टिफिन वापस खाली नहीं जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ वापस देंगे। वो फ्री में खाने की हमको कभी आदत रही ही नहीं, हमारा कभी कल्चर में शामिल ही नहीं रहा कि हमने कुछ भी फ्री में लेना है। हम लोग तो उस व्यवस्था के लोग हैं जो पेड़ की टहनी तोड़ने से पहले भी उसको प्रणाम करके उसका धन्यवाद करने वाले लोग हैं कि तुम आज तुम्हारा ये एक टहनी हम ले रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और ये आपके शरीर का एक अंग हम अलग कर रहे हैं, उसके लिए हम माफी भी चाहते हैं, पर हमें आजीविका चलाने के लिए करना पड़ता है। पर ये हरामखोर शराब की फैक्ट्री बनाने के लिए जंगल काट रहे हैं, ये लोग इथेनॉल की फैक्ट्री बनाने के लिए जंगल काट रहे हैं। अरे कैसे कोई समझाए इनको,
पर्यावरण प्रदूषण के नाम पर इन्होंने जो इलेक्ट्रिक कार बनाई है, उस कार को बनाने में इतना पर्यावरण प्रदूषण पहले से ही हो चुका है, जो कि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां 50 साल में भी नहीं करती। यह कौन बताएगा कैलकुलेशन करके? जो आपको ऊर्जा का तो सिद्धांत है, ये ऊर्जा का तो नियम है कि इसको कभी बनाया नहीं जा सकता, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो जो ऊर्जा के रूप में आपको पेट्रोल डीजल मिल रहा है, यह पेट्रोल निकालने के लिए आपको मालूम है कितनी गहराई तक, कितने हजारों फीट तक खोदा जाता है, उसमें कितना पर्यावरण प्रदूषण होता होगा। जमीन को जब खोखला करके निकाला जाता है, उसकी जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में जब उसको पेट्रोल अलग, डीजल अलग, नेचुरल गैस अलग, जब उसको अलग अलग करके भर करके कहीं ट्रांसपोर्ट करना, कहीं भेजना, कहीं पर ये कहीं पर भी अगर देखो रिफाइनरी के अंदर धुआं दिन रात चलता रहता है, वो ईंधन निकालने के लिए कितना पर्यावरण प्रदूषण होता है, इसका अंदाजा हम लोगों को शायद है ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उसकी जरूरत है क्या? कोई बोले विकास कर दिया। मैं एक लेक्चर देता होता हूं, जिस लेक्चर की सबसे लंबी मियाद अभी तक की रही है, लगभग 3 घंटे की, 3-3.5 घंटे की। उस लेक्चर का मूल है, आपका विनाश ही देश का विकास है। मतलब उसका जो कोट लाइन है वो ये है कि जो जो आपके विकास का पैमाना उन लोगों ने तय किया हुआ है, असल में वो देश के विकास का जो पैमाना उन्होंने तय किया, असल में वो आपका विनाश है। अब सड़क है, आपको सड़क की जरूरत क्या है, मुझे यह बता दो। एक पूरे गांव में अगर 1000 घर रहते हैं, 1000 घर में अगर 5000 लोग रहता है, तो मुश्किल से 10 या 20 लोगों को सड़क की जरूरत है। इससे ज्यादा को सड़क की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह नियम है। ज्यादा करोगे तो 100 लोगों तक चला जाएगा आंकड़ा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 1000 के 1000 परिवारों में से 1000 लोग दिन रात मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ट्रैक्टर उठा करके घूमते रहे। इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको व्यवस्था क्या बनानी है कि भाई आपके बच्चे को पढ़ने के लिए यदि आपके गांव के ही स्कूल के अंदर वैसी एजुकेशन मिल जाए, जिस एजुकेशन को लेने के लिए वो सुबह सुबह बस से जाता है, या आप मोटरसाइकिल से जाते हो, या कार से छोड़ने जाते हो, तो बच्चे को गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जी? पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। हम प्रिंटिंग अपनी कर सकते हैं, हम किताबें अपनी छाप सकते हैं, कॉपियां अपनी छाप सकते हैं, झाड़ू अपना बना सकते हैं, बाल्टी अपनी बना सकते हैं, चप्पल अपनी बना सकते हैं, कपड़ा अपना बना सकते हैं, हम कपड़ा अपना सील सकते हैं, हम ऐसा जूता अपना बना सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है, एक सिंगल भी ऐसा काम नहीं है, ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हमको शहर के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत पड़े, यदि गांव के पास अपना जल, जंगल और जमीन है तो। क्योंकि सब कुछ जमीन से आता है। मान लीजिए आपके वाली जमीन में वो चीज नहीं होती है, तो वो हमारी जमीन में होती है। जो हमारी में होती है वो हमसे ले लो एक्स्ट्रा, और जो आपके पास एक्स्ट्रा है वो हमको दे दो, बात खत्म। हमको क्या जरूरत है भाई बाजार की? हमको कोई जरूरत ही नहीं है। तो जहां जहां होता है, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, एल्यूमिनियम हो, जस्त हो, तांबा हो, या चमड़ा हो, या कपड़ा हो, या खाने का हो, या पीने का हो, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो जमीन से बाहर आती हो। सब मतलब जमीन के अलावा कहीं से मिलती हो। सब कुछ तो जमीन से मिलता है। और हमको बताया गया, किसान को यह बताया गया कि तेरी जमीन में कुछ नहीं रखा, जमीन का कोई फायदा नहीं, ताकि वो अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चे को बाहर भेज दे। एक बार जमीन हाथ से गई और गई। हमको तो कहा जा रहा है कि जमीन में कुछ नहीं रखा, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा पैसा, लगभग 10,000 करोड़ रुपया रोज कमाने वाला गौतम अडानी, उसको जमीन चाहिए। देखो कमाल की बात, जिसके पास इतना कुछ है उसको भी जमीन चाहिए। इसका मतलब जमीन उससे भी महंगी है, उससे भी बड़ी चीज है। अगर किसी इतने बड़े अमीर आदमी को भी अगर जमीन चाहिए, सो कॉल्ड अमीर जिसको हम कहेंगे, मेरा कहने का अर्थ यह है साथियों कि अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए हमने चर्चाएं बंद कर दी। ये हमारी अगली पीढ़ी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य, जिसके ऊपर बड़ी चिंतन का विषय मैं मानता हूं इसको। और इसके ऊपर बहुत गहन चिंतन करके हम सब लोगों को एक ऐसा सामूहिक प्रयास करना चाहिए कि भाई हमको अपनी व्यवस्था अपने आप बनानी है। वो कैसे बनानी है, बस इस पे चर्चा करो।
आप बताओ तो सही कमी क्या है। वो कहेगा जी इसके बिना काम नहीं चलता है। अभी पुनिया साहब ने तो अपने खेत में करके देखा है, बिना केमिकल के ज्यादा उत्पादन हो सकता है जी, ज्यादा उत्पादन भी होगा, बेहतर होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो जो बीमारियों का पैसा बचेगा वो भी कमाई में गिना जाएगा। आपकी जमीन खराब नहीं होगी, आपकी अगली पीढ़ियों के लिए जमीन बची रहेगी और आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे। प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो पीनियल ग्लैंड काम करती रहेगी, पीनियल ग्लैंड काम करती रहेगी, सही और गलत का फैसला लेने की अकल हमारी बनी रहेगी। इतना बड़ा खेल है टैप वाटर, टूटी का पानी देना। इनको लगता है कि ये आपके भले के लिए दे रहे हैं। आप सबको लगता है कि अरे अब तो घर घर में टूटी का पानी हो गया, अब तो जरूरत ही नहीं है। जो ये आपको पैसा दिया जाता है, जो पेंशन का पैसा दिया जाता है, स्टाइफंड का पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाता है, हमको लगता है ये हमारे फायदे के लिए है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार के अंदर बैठे वो जो मैं तो इनको गुंडे ही बोलता हूं, ये लोग कितनी दोगला स्टैंडर्ड है और हमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हमें समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि वही आदमी के पास, उसी डॉक्टर के पास आप चले जाओ, बोलो मेरे को कैंसर है, वो बोलेगा चाहे जमीन बेचकर इलाज कराओ, इलाज खुद कराना पड़ेगा। वो बोलोगे बुखार है तो आपको उसकी दवाई खुद लेनी पड़ेगी, आपको और कोई बीमारी है तो आपको उसका इलाज खुद करना पड़ेगा, चाहे आपके लाखों रुपया लगे, चाहे आपका करोड़ों रुपया लगे, चाहे जमीन बिके, गहने बिके, आपको जो जमीन बेच करके कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपको अपना खर्चा खुद चलाना पड़ेगा, अपना इलाज खुद कराना पड़ेगा। लेकिन आपको कोरोना से नहीं मरने देंगे। देखो कमाल की बात, वहां पे तो डॉक्टर कह रहा है, WHO कह रहा है कि वो तो 1 लाख लोगों में से 3 लाख लोगों में किसी 1-2 को नुकसान होने के चांसेस थे, वहां पे वो आपकी केयर बता रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस फार्मा कंपनियों के अंदर जिस बीमारी के लिए बीमारी होने से पहले इलाज के नाम पर जो भी केमिकल हमारे बच्चों के शरीर में डाला जाता है, अर्थात उसका बच्चे को स्वस्थ रखने से कोई लिंक नहीं है। इसका सीधा मतलब यही हुआ ना, क्योंकि यदि आप स्वस्थ रखने के लिए चिंतित हो तो बीमार होने के बाद भी तो तुम उतने ही चिंतित होने चाहिए ना। बीमार होने के बाद तो हमारे वालों को बेड नहीं मिलता, इलाज ऑपरेशन कराने के लिए हम लोगों को सड़क के ऊपर बैठ करके हमको इंतजार करना पड़ता है कि हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, हमारे मरीज को इलाज कब मिलेगा। यही होता है ना जी, जब जरूरत है तब हमको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जब हमें जरूरत नहीं है तो आशा वर्कर आपके घर में आकर के आपके बच्चों को इंजेक्शन लगा के जा रही है। कितना दोगला स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है इन लोगों का, मतलब ऐसे दो बात कैसे कर सकते, और हमें समझ में नहीं आ रहा। कमाल की बात यह है, उसको किसान की चिंता है, वो कह रहा है हम तुमको लोन देंगे, वो किसान की चिंता है, उसको ऐसा बता रहे हैं, लेकिन जब उसकी फसल बिकने की बारी आती है तब उसकी चिंता गायब हो जाती है। तो किसान को नहीं समझना चाहिए कि जिसके भरोसे तुम बैठे हो वो तुम्हारी चिंता करने का कोई लॉजिक नहीं है। ये देना एक बारी किताब। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जितनी बातें मैंने कही है, ये जो भी मैंने आपको बोला है, ये सारा का सारा व्यवस्था का हिस्सा है, सब व्यवस्था का हिस्सा है। और इस व्यवस्था को अमली जामा पहनाया जाता है किसके जरिए, सिर्फ आपको यह समझना है किसके जरिए। वो जो आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर आपको कह रही थी कि आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, वो कौन है? आप ही की भतीजी, बेटी, बहन है कि नहीं? वो जो पुलिस वाला आपको डंडे मार रहा है, वो जो तहसीलदार आपसे रिश्वत ले रहा है, वो जो डिप्टी कलेक्टर बैंकों के फेवर में आदेश पारित करके और उनकी किसान की जमीन को नीलाम कर रहा है, वह, या फिर जो रिकवरी वाला एजेंट जो आपके रास्ते में आपसे गाड़ी छीन रहा है, या जो आपके घरों पे कब्जा कर रहा है, वो कौन है? वो हमारे ही बीच के तो लोग हैं। वो कोई एलियन थोड़ी है, वो कोई बाहर से थोड़ी आए हुए हैं। ये हमारे ही लोगों को हमारे ही खिलाफ काम करने के लिए कैसे तैयार कर लेते हैं? उसका एक जरिया है, जब हम किसी पेस्टिसाइड बेचने वाले को बोलते हैं कि तुम जो ये बेच रहे हो ये जहर है, ये लोगों को बीमार करेगा और इससे जमीन भी बंजर होगी, तो उसका एक जवाब होता है, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। अब कोई और करेगा तो उसको क्या मिलेगा? देखो 2 पैसे तो कमा ही लेते हैं। यानी कि जितना भी लालच है और गलत काम है, उसके मूल में एक चीज रखी उन्होंने, पैसा। यही रखा ना जी, पैसा। डीसी को बोला ये गलत कर रहे हो, बोला हम क्या करें, हम तो नौकरी करते हैं। पुलिस वाला को बोला उधर से उसका कोर्ट का आदेश आया है, पुलिस वालों की बात पुलिस वालों को मानना पड़ेगा। पुलिस वाले बोलेंगे हम क्या करें, हमारे को तो कोर्ट का आदेश है।
पुलिस वाले को बोलेंगे कि तुम ये गलत कर रहे हो, बोला हम क्या करें, हम तो नौकरी है, हमारी तो नौकरी है। हर आदमी जो भी आपके साथ गलत कर रहा है, जिस दिन आप उसको एहसास दिला दोगे, आंख में आंख डाल के बोल दोगे तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, जैसे ही आप ये बोलोगे उसका एक ही जवाब आता है, हमें तो नौकरी करनी है, हम क्या करें, हमारा तो काम है, हमें तो ऊपर से आदेश मिला है। ऊपर कौन है ये किसी को नहीं पता। ऊपर बैठा है बाजार, और बाजार का एक ही नियम है, प्रॉफिट के लिए कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। अब प्रॉफिट कहां से आएगा? प्रॉफिट के लिए वो तरह तरह के रास्ते निकालते हैं। कैसे रास्ते निकालते हैं? आदमी का काम करने का तरीका है। जैसे मैं अगर पानी पी रहा हूं तो मैं एक घूंट में कितना पानी पीऊंगा, ये मेरा आदत का काम है, ये मेरी हैबिट है। मैं जब इस पे पीऊंगा तो उतना ही पानी पीऊंगा हर बार एक घूंट में, क्योंकि ये मेरी आदत बन चुकी है। इसी तरह से जब मैं चलता हूं, मेरी चलने की आदत, पहले कौन सा कदम रखूंगा, बाद में कौन सा रखूंगा। मैं जब ड्राइविंग करूंगा तब ब्रेक लगाने की आदत, गियर बदलने की आदत। इसी तरह खाना खाने की आदत, कई लोगों को ऐसा करके खाने की आदत होती है, उसको बार बार बोलो यार इतनी आवाज क्यों करता है, फिर भी वो करता है, मतलब वो आदत उसको भी नहीं मालूम होती कि वो उसकी आदत है। तो जब ये जो हम वो ब्रश के ऊपर लगाते हैं ना, लैट्रिन सी लगाते हैं, वो आप लोग पेस्ट बोलते होंगे, अपन लैट्रिन ही बोलते हैं, ताकि लगाने वाले ना लगाएं। मैं इसलिए बोल रहा हूं ना लगाएं क्योंकि उस टूथपेस्ट के ऊपर पीछे लिखा है इसके अंदर सोडियम लोरेल सल्फेट है इस टूथपेस्ट के अंदर, और सोडियम लोरेल सल्फेट से कैंसर होता है। अब ये बात बनाने वाली कंपनी को भी पता है, ये बात बनाने वाले सरकार को भी पता है, उसकी परमिशन देने वाली, और जो डेंटल एसोसिएशन है उसको भी पता है, लेकिन हरामखोर छापेंगे तंबाकू के ऊपर की तंबाकू से कैंसर होता है। देखो ना, छापेंगे उस चीज के ऊपर जिससे कैंसर होता नहीं है। तंबाकू से कैंसर होता, अगर धुएं से कैंसर होता, तो फिर कैंसर के अस्पताल में 80% लेडीज क्यों होती भाई? वहां लेडीज का क्या काम है जिन्होंने कभी सिगरेट दारू पी नहीं है, वहां कैंसर उनको मिले। और जो सिगरेट पी रहे उनको कभी कैंसर हुआ ही नहीं, मैंने देखा। मेरे दादाजी आखिरी सांस तक जो है वो हुक्का पीते रहे, उनको तो नहीं कैंसर हुआ, उनको तो कभी कोई दिक्कत भी नहीं आई, लंग्स भी उनके एकदम फिट रहे थे लास्ट मोमेंट तक। लेकिन आपको मिस इन्फॉर्मेशन, मिसगाइड करते रहते हैं। तो वो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी ने जब आइडिया लगाया कि यार कमाई बढ़ नहीं रही है, क्या चक्कर है, क्या करें, तो एक एजेंट ने ये कहा कि जी देखो ऐसा है, आदमी की आदत होती है दबाने की, वो उतना ही दबाएगा। अगली बार जो नया लॉट आएगा ना, उसमें आगे वाला मुंह थोड़ा खोल दो, वो उतनी जोर से दबाएगा, ज्यादा निकलेगी तो जल्दी खत्म होएगी, तो अगली बार सेल बढ़ेगी। और ये हुआ, 20% सेल बढ़ गई, सिंपल सी बात। फिर इसी का आइडिया निकाला उन्होंने कि यह अच्छा ऐसा है। हाँ, जो आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर ने डिटेल दी उनको, जब वो डिटेल के हिसाब से, डेटा इज द न्यू फ्यूल, ये सबको मालूम है। डेटा जिसके पास है वो देख सकता है कि किन आदमियों को किन किन चीजों की जरूरत है। उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन किया कि यार ये लोग गांव के अंदर रहते हैं, सारे इकट्ठे रहते हैं, एक चूल्हा होता है, घर की एक औरत खाना बनाने में लगी रहती है सुबह दोपहर शाम, वो दूसरी ड्यूटी ले लेती है कोई और, दूसरी कोई और ड्यूटी ले लेती है, खेत का काम कोई और बांट लेता है, ये काम सारा निपटा लेते हैं। ना फसल उगाने में खर्चा होता, ना इनका काटने में खर्चा होता, ना खाना बनाने में होता। इनका लुहार अपना है, इनका सुनार अपना है, इनका कुम्हार अपना है, इनका नाई अपना, इनका धोबी अपना, इनका खेत करने वाला सहयोगी इनका किसी चीज के ऊपर खर्चा ही नहीं होता है। जितना सारा आमदनी है, तो खर्चा कैसे बढ़ाया जाए? खर्चा बढ़ाने का तरीका यह है कि बाप के 4 बेटे हैं, चारों को, एक को अजमेर में नौकरी दे दो, एक को उधर कोटा में दे दो, एक को जो है वो दिल्ली भेज दो, एक को चंडीगढ़ भेज दो, 4 हो गए। अब पिताजी माताजी गांव में रह गई, चारों बच्चे बाहर नौकरी करते हैं। अब एक घर के बन गए 5 घर। जब 5 घर बन गए तो 5 घर बनाने पड़ेंगे, 5 कार लेनी पड़ेंगी, 5 बाइक लेनी पड़ेंगी, 5 बाथरूम बनाने पड़ेंगे, 5 रसोई बनानी पड़ेंगी, 5 सिलेंडर लेने पड़ेंगे, 5 बेड लेने पड़ेंगे, 5 गुना खर्चा हो जाएगा। अब बर्बादी कोई नहीं रोक सकता इनकी। तो बाजार ने ऐसी पॉलिसीज बना दी कि घर की औरत को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दो, ताकि सास बहू के ऊपर मुकदमे चलते रहे, इनके मुकदमे। उधर से एकता कपूर की ड्यूटी लगा दी कि दिमाग में घुसा दो कि पति रात को लेट आ रहा है तो किसी के साथ पक्का चक्कर ही है, इसीलिए लेट आ रहा है। तो वो घर घर के अंदर शक घुस गया है। लड़कियां जो है शादी से पहले अपनी मां को बोलने लग गई, मम्मी शादी करूंगी तो शहर में करूंगी, ज्वाइंट फैमिली में नहीं करूंगी, क्योंकि उसको तो एकता कपूर ने बताया हुआ है कि जो सास है और ननंद है वो तो षड्यंत्र ही रचने में लगी रहती हैं 24 घंटे बहू के साथ में।
तो वो पूरा गेम प्लान माइंड प्रोग्रामिंग करके इस तरह से बढ़ा कि पूरा परिवार टूट गया। क्योंकि आपका धंधा जिस चीज से चलेगा, भाई आप एक बात सोचो, मान लीजिए आपका काम है टेंट का, तो टेंट का काम है या फिर शादी ब्याह में कोई सर्विस प्रोवाइड करने का काम है, तो आप तो सुबह सुबह मतलब लक्ष्मी जी की जब पूजा करोगे, बोलोगे हे भगवान सबकी शादियां हो, सबके घरों में सुख समृद्धि हो, सबके घर बसे, ऐसा करोगे। और अगर आपका काम है कफन बेचने का, तो फिर क्या बोलोगे कि सबकी अर्थी उठे, कि कोई ना बचे, गांव में पूरा घर उजड़ जाए तो धंधा तभी चलेगा। भाई आपने 1 करोड़ रुपया खर्च करके डॉक्टरी की उपाधि ले ली है और उसके बाद आप डॉक्टर बनने चले और आपको वो कर्जा उतारना है, अस्पताल का भी अगर लोन उतारना है, तो रोज की रोज आप लक्ष्मी के आगे यही पूजा करोगे ना, हे भगवान सबके घुटने खराब हो, सबको हार्ट अटैक हो जाए, सबको कैंसर हो जाए, सबका लीवर खराब, सबके किडनी खराब, सबको डायलिसिस पे रखना पड़े, सारे को पैरालाइज हो जाए, सब यहां पर आकर के आईसीयू में भर्ती हो, यही मांगेंगे ना हम तो। भाई मेरा कहने का अर्थ यह है, व्यवस्था के अंदर शामिल आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों का कारोबार क्या देख रहे हो। अगर आपके बच्चे का कारोबार किसी की बर्बादी के ऊपर निर्भर करता है, तो हम तो दुआ भी बर्बादी की करेंगे और काम भी बर्बादी के करेंगे। यह काम बाजार का है, बाजार का काम केवल प्रॉफिट है, और प्रॉफिट होता है समाज के टूटने से बाजार को। तो समाज तोड़ने के लिए वो पॉलिसीज बनवाएंगे सरकारों से, नेताओं को, ऐसे नेताओं को चुन करके भेजेंगे और ऐसे लोगों को वहां बिठाएंगे। ये तो ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि समाज जब टूट रहा है तो समाज के लोग क्या कर रहे हैं? वो तो घर में बैठे अपनी अपनी नेता के चक्कर में आपस की लड़ाई गुजरे हैं। वो तो फेसबुक के ऊपर कह रहे हैं कि तूने मेरे वाले नेता को गाली कैसे दे दी। वो तो आपस में दूसरी उल्टी चीजों में उलझे पड़े हैं, उनके तो अपने मुकदमे नहीं निपट रहे हैं। तो जो समाज को बनाने का जिम्मेदारी जिसकी थी, उसका रीजन मैं ये बता रहा हूं कि क्यों मैं आपकी जिम्मेदारी और हम सब की जिम्मेदारी कह रहा हूं कि भाई गांव हमारा है, बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे हैं, नाश हमारा हो रहा है, तो हमको ही करना पड़ेगा ना। नेता को क्या पड़ी है आपका गांव ठीक करने की? डीसी को क्या पड़ी है? पुलिस वाले को क्या पड़ी है आपका गांव आकर के ठीक करे वो? अरे जिसका गांव है उसी को नहीं पड़ी है तो उनको क्यों पड़ेगी भाई? वो क्यों करेंगे? बाहर से नहीं आएगा कोई भी अपने गांव को ठीक करने के लिए, उसी गांव के आदमियों को मिलकर के ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अगर हम लोग ठेकेदार बनने की कोशिश करें, यहां टेबल के इस तरफ बैठे हुए या इस तरफ बैठा हुआ कोई भी आदमी अगर ये कहे कि मैं समाज सेवी हूं और मैं समाज को बदलूंगा, नहीं बदल सकते भाई। जिसका समाज है उसे बदलना पड़ेगा। अपना काम जागरण का है, उसे बता दो कि तुमको करना पड़ेगा। जिस दिन उसको समझ में आ गया कि मेरे को करना पड़ेगा, उसका अगला सवाल होगा कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें पे फिर जैसे उसने कैसे करें पे पूछ लिया, फिर समझ लेंगे अब हम एक स्टेप आगे आ गए हैं। कैसे करें के लिए सुनने के लिए लोग आ जाएं, इस पे प्रयास हमको लगातार पहले करना पड़ेगा। और फिर जब कैसे करें में आओ तो फिर हमको बताना पड़ेगा कि जड़ में देखो क्या है। जड़ में, जड़ में है ये रुपया, इसको हम बोलते हैं ना, जेब में पड़ा किसी के, दिए जी दिए, जेब में किसी के पड़ा हो 5 रुपया 10 रुपया 5 रुपया है मोबाइल में पड़ा है बोलते हैं। ये देखिए, हाँ हाँ नोट दीजिए, नोट नोट देखिए, ले एक ही दे दो, एक ही दे दो। देखिए मेरा वो बैग है, वैसे बैग में रखा है, दाल लेके आओ आप ना। मेरी डिग्गी में काला बैग रखा है, उस काले बैग के अंदर चेन के अंदर एक चेन है, उसमें एक पाउच रखा है जिसमें 1 रुपए का सिक्का और चांदी का सिक्का रखा है। हाँ देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास होना चाहिए, और अगर जिसके पास होगा उसको समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से। आप जिसके पास घर में हो, घर में जाके देख लेना, जिसके पास मोबाइल में हो, मोबाइल में सर्च करके देख लेना। लेकिन आपको 2-3 चीजें देखनी है। हम इसी चीज में उलझे हुए हैं, हमको पूरी जानकारी नहीं दी गई है, अधूरी जानकारी के कारण ही हमारा सत्यानाश है। एक चीज होती है ये क्या है? इस पे 10 लिखा हुआ है, ये है 10 रुपए का सिक्का। इस जो है वही बोलना हो आपको, जो है वही बोलना। ये क्या है? 10 रुपए का सिक्का। ये क्या है? 1 रुपए का नोट। ये क्या है? 5 रुपए का नोट। और ये है 100 रुपए का नोट। देखना,
इस 100 रुपए के ऊपर और इस 5 रुपए के नोट के ऊपर, इन दोनों के ऊपर एक लाइन लिखी है, गवर्नर के सिग्नेचर हैं। इस पे लिखा है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और इस पे लिखा है, मैं धारक को 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। लेकिन यही बात इस 1 रुपए के नोट पर नहीं लिखी हुई। समझिएगा, 1 रुपए के नोट पर नहीं लिखी हुई और 5 रुपए के नोट पर लिखी हुई है। इन दोनों में क्या फर्क है, यह जानना बड़ा जरूरी है। इस नोट के ऊपर यह इसलिए नहीं लिखी हुई क्योंकि, पहले इसको छोड़ देता हूं बात को, पहले इस पे देता हूं। इस 5 रुपए के नोट पर इसलिए लिखी हुई है क्योंकि इसमें गवर्नर यह कह रहा है कि जब भी आप मांगने के लिए आओ, मैं धारक को 5 रुपए देने का वादा करता हूं। जैसे कि मान लीजिए बाहर कोई राशन की दुकान हो, वहां पे आप पैसे दे दो उसको, और पैसे दे करके बोल दो कि 1 किलो राजमा, 1 किलो दाल, इसका आप जो है पेमेंट ले लो मेरे से, मैं जमा कर देता हूं। अब मुझे एक पर्ची दे दो, मैं जिसको भी वो पर्ची दूं उसको वो सामान दे देना। तो फिर आड़ती जो है उस पर्ची के ऊपर लिख देता है, मैं धारक को 1 किलो चावल देने का, 1 किलो दाल देने का, 1 किलो राजमा देने का वादा करता हूं। तो वो पर्ची मैं जिसको भी दे दूंगा, उस पर्ची के बदले वो चावल दाल मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। अब वो पर्ची को आप खा नहीं सकते राजमा की जगह पर, लेकिन उस पर्ची के अंदर वो रुपए रखे हैं, वो राजमा रखा है, उस पर्ची के अंदर वो राजमा रखा है, क्योंकि उसमें वो वादा है उस बनिए का। अब बनिया बेईमानी कर दे बात अलग है, वो पर्ची को मानने से मना कर दे। लेकिन अगर आप ये ऐसी ही पर्ची 2 छाप लो, एक और पर्ची की फोटो स्टेट कर लो रंगीन, और एक उनको दे दो और एक उनको दे दो, तो बनिया तो घाटे में हो जाएगा। पर्ची देने वाला फायदे में होगा, जिसने पर्ची दी है वो फायदे में, वो 2 जगह से पैसे ले सकता है। वो 4 बना के दे देगा तो 4 जगह से ले सकता है, लेकिन जिसने देने हैं वो नुकसान में। अब अगर इस पे लिखा है 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो 5 रुपए देने पड़ेंगे किसको? गवर्नर को। गवर्नर कहां से लाएगा? आरबीआई का गवर्नर कहां से लाएगा? आरबीआई एक्ट 1934 में यह लिखा हुआ है कि गवर्नर देगा जो सरकार ने वादा किया है, जो सरकार ने मुझे दिया हुआ है गारंटी। तो इसी के ऊपर, यहां ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, इसके नीचे लिखा है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, और अंग्रेजी में लिखा है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वकील कौन बैठे हैं यहां? वकील बताओ जी, कोई है एडवोकेट जिसने वकालत पढ़ी हो? अब वकील साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने संविधान भी पढ़ा होगा। संविधान में लिखा है जी यूनियन ऑफ इंडिया, संविधान में लिखा है जी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, संविधान में लिखा है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। संविधान में कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का विवरण है? नहीं है। वकील साहब बता रहे हैं कि हमारे संविधान में कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र नहीं है, बल्कि वहां एक लाइन लिखी है यूनियन नॉट सेंट्रल। हम अलग अलग संघों का समूह है, अलग अलग प्रदेशों का एक संघ प्रदेश है हमारा भारत, यानी कि भारत अलग अलग राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, ये भी सवाल बड़ा निकल के आएगा आपको, अभी आगे आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है। जब हमारे संविधान में कहीं जिक्र नहीं, जब हमारे किसी भी जगह पर ऐसी जगह वर्णन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई दस्तावेज ऐसा नहीं है पूरे भारत के इतिहास में जो भारत सरकार ने जारी किया हो और उसके ऊपर कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट नाम का कोई नाम अक्षर लिखा हो। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा अंग्रेजों के लिखे हुए कानूनों में इस्तेमाल किया जाता था, और वो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इंग्लैंड की पार्लियामेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता था, और उसके बाद भी उसी को बोला जाता रहा है आज तक भी। अब कहानी यहां से बिगड़ती है कि ये जो 1 रुपए का नोट है, इस 1 रुपए के नोट के ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मैं धारक को 1 रुपया देने का वादा करता हूं, क्योंकि इस नोट के ऊपर एक और चीज लिखी है जिसका नाम है भारत सरकार। इस पे लिखा है भारत सरकार, और इस 100 रुपए के नोट पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। अर्थात 1 रुपए के नोट को छापती है भारत सरकार, और
₹1 के अलावा बाकी सारे नोटों को छापता है रिजर्व बैंक। अब किस आधार पर छापता है? यह लाइन हम सब ने सुनी है कि भाई सरकार के पास जितना सोना होता है ना उतना ही नोट छाप सकते हैं। ये वाली लाइन सुनी है जी? किस किस ने सुनी? हाथ खड़ा करके बताओ। ये लगभग लगभग सबने सुनी है। मेरे दादाजी भी ये बात बोलते थे, हमारे पिताजी भी ये बात बोलते थे कि जितना सोना होता है। हमारे दिमाग में एक सवाल आया हमारी टीम के कि कितना सोना, भाई मान लो 100 रुपए छापने तो कितना सोना, 1000 रुपए छापने तो कितना सोना। तो कोई तरीका होता होगा सोना छापने का, कोई भाई कितना रखने तो कितने छापने, कोई नियम तो होगा ना। ऐसे थोड़ी कितना ही रख के कितना ही छाप लो, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो हमने इसके लिए जानने की कोशिश करी कि भाई ये 100 रुपए जब छापे तो कितना सोना, ये 5 रुपए छपे तो कितना, 1 रुपया छपा तो कितना। अब मैं ये मान के चलूं कि आप मेरी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि रिजर्व बैंक के पास जितना भी सोना है उसके बराबर के नोट छाप रखे हैं तो नोट असली हैं, अगर उसके बराबर नोट नहीं छाप रखे तो नकली है। गलत है कि सही है? ठीक है ना बात? उस सोने के बराबर की कीमत का है तो असली नकली। अब जब यह कहा कि यह भी 1 रुपए का नोट है और ये 10 रुपए का सिक्का है, तो 1 रुपया क्या है? 1 रुपया, जैसे मैं अगर आपको कहूं, आप मुझे सवाल का जवाब देना। 1 किलो का बट्टा है सोने का, 1 किलो का बट्टा है चांदी का, 1 किलो का बट्टा है लोहे का और 1 किलो है रुई। इनमें से ज्यादा भारी कौन सा होगा? चारों बराबर होंगे। अच्छा, बढ़िया कौन सा तोलेगा? सारे सेम तोलेंगे। सोने वाला डबल तोल सकता है, बराबर तोलेगा। 1 किलो क्या है फिर? किलो मतलब वजन, वजन का मापक, वजन का पैमाना। अब मेरे सामने एक सवाल है, मेरे सामने क्या, अब तो आपके सामने आ गया सवाल, मेरे सामने तो काफी टाइम पहले था, फिर मेरे को जवाब मिल गया। अब मैं वो सवाल आपके सामने ले आया। ये 1 रुपए का सिक्का है लोहे वाला, ये 1 रुपए का नोट है कागज वाला, ये 1 रुपए का सिक्का है चांदी का 1862 का, जिसमें 92% चांदी है। अब मुझे इन तीनों रुपयों में से असली रुपया कौन सा है वो बताओ। तो फिर ये नकली दे रही है सरकार, नकली दे रही है तो मुकदमा करवाना चाहिए सारे देश को। क्यों नहीं करवा रहे? समझ नहीं है। अब कहानी ये बदल गई। अब कमाल की बात, आपने कहा चांदी वाला असली है। अब इस बात की जानकारी को परखने के लिए हम चले गए बैंक के अंदर। हमने बैंक वालों से बोला, भाई ये जमा करने हैं। 1 रुपया वो भी था जिसमें 50% चांदी थी। 4 रुपए थे जब हम जमा कराने गए एसबीआई में। तो मैंने कहा ये जमा करवाना है तो कितने में लोगे? ये भी 1 रुपए में लिया, ये भी 1 रुपए में लिया, 50% चांदी वाला भी 1 रुपए में लिया और 100% चांदी वाला, 92% चांदी वाला भी 1 रुपए में लिया। मैंने कहा यार ये क्या पंगा है यार, घोटाला। 1 रुपया कौन सा इनमें से? तुम सबको 1 रुपया मान रहे हो। या तो मेरे लोहे वाले रुपए की परचेजिंग पावर चांदी वाले रुपए के सिक्के के बराबर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो तुम 1 रुपया कैसे ले रहे हो? हमने आरबीआई को भी आरटीआई डाली, इस किताब के अंदर वो आरटीआई है। अच्छा, हमने कागज डाले, हमने कहा असली रुपया बताओ क्या है? तो आरबीआई से जवाब आया कि धातु का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वजन का नाम किलो है, उस 1000 ग्राम जितना वजन जिसका हो जाए वो 1 किलो बोते हैं, वैसे ही ये जो सिक्का है ये रुपया नहीं है, ये तो रुपए का सिक्का है। रुपया तो कुछ और है। रुपया तो किसी चीज की वैल्यू मापने का, उसके मूल्य का मापक है। जैसे मैंने लिखा ऊपर, रुपया मूल्य का मापक। उसने बोला रुपया तो किसी वस्तु का मूल्य मापता है। जैसे कोई पढ़ा लिखा बेवकूफ गधा, मैं कई बातें बोलता हूं, सुअर भी बोलता हूं, लेकिन आज नहीं बोलूंगा, वो तो
सो कॉल्ड पढ़ा लिखा ये कहता है ना जब कि रुपए की वैल्यू घट गई, तो मुझे ऐसा लगता है वो ऐसे कह रहा है किलो का वजन घट गया। जब वो ये कहेगा कि रुपए की वैल्यू घट गई, वो कह रहा है कि किलो का वजन घट गया। किलो का वजन कैसे घट गया? तो रुपए की कैसे घट गई? यार किलो खुद में दूसरे का वजन नापने का मापक है, इसी तरह से रुपया खुद किसी चीज की वैल्यू मापने का मापक है। रुपया की कोई वैल्यू नहीं होती, रुपया तो मापक है, और मापक होता है किसी ना किसी मानक के हिसाब से, किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से, और स्टैंडर्ड ही रुपया है। अब इस खेल को समझने के लिए दस्तावेज निकालने की कोशिश करी। वकील साहब, सवाल यह है, मैंने अगर आरबीआई से यह पूछ लिया कि असली रुपया किसे कहेंगे, नकली रुपया किसे कहेंगे, आपने कोई पैमाना तो बना रखा होगा। भाई मैं ये कागज अपने घर से छाप के ले आया, मान लो बिल्कुल सेम कागज, सेम छपाई, सेम रंग, सेम वजन, सब कुछ मैं अपने घर से ले आया, तो ये असली हो जाएगा क्या? मैं सिर्फ आरबीआई से यह पूछना चाहता हूं, असली कौन सा है वो रुपया जिसको तुम असली बोलते हो? तो जी आरबीआई ने हमको यह कहा, हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। आरबीआई का रिटर्न डॉक्यूमेंट इसमें लिखा हुआ, इसमें एक एक, ये पूरी किताब के अंदर सारा विवरण जो मैं बोल रहा हूं, आरबीआई, पीएमओ या किसी ना किसी सरकारी संस्था द्वारा सर्टिफाइड कॉपी को इसमें लगाया है हमने। जो भी मैं बोल रहा हूं, या मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं जो मन गढ़ंत है। हमने पीएमओ से यह पूछा, भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 से पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का मालिक कौन था, और 16 को कौन हो गया? किस दस्तावेज के तहत हम आजाद हुए और किससे आजाद हुए? हमको उसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जाए। पीएमओ से पार्लियामेंट्री कमेटी, वहां से गृह मंत्रालय, वहां से फाइनेंस मिनिस्ट्री, वहां से पता नहीं घूम घाम के, और पीएमओ का जवाब आता है यह गहन शोध का विषय है, आप इसके विषय में किसी कार्य दिवस में आकर शोध कर सकते हैं, आर्काइव में आकर हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। खुद पीएमओ ये नहीं बता पा रहा कि हम कब आजाद हुए, और अमृत महोत्सव मना रहा है। रिटर्न डॉक्यूमेंट इसमें है, कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं कि हवा में हो। फिर हमने पूछ लिया जी वैध रुपए का दस्तावेज बताओ कौन सा है? बोले जी हमारे पास वैध रुपए का दस्तावेज नहीं है। फिर हमको कोई आरबीआई का पुराना डायरेक्टर मिल गया बाय चांस, वर्मा जी को। उन्होंने कहा कि मेरी बात, मेरा नाम मत लेना, लेकिन उस आर्काइव में, दिल्ली वाली आर्काइव में, उस अलमारी में, वहां ऊपर एक कागज रखा है, वो वैध रुपए का दस्तावेज है, उसकी कॉपी ले लो, मांग लो। उनको भी नहीं पता, खुद जो आरबीआई में स्टैम्प डायरेक्टर, उसको भी नहीं पता। वो दे देगा, लेकिन देने के बाद मेरा नाम मत लेना, क्योंकि वो पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं, सिर्फ अपने पास है। वो लीगल मनी का डॉक्यूमेंट हम ले आए, पेपर करेंसी एक्ट 1882 के मुताबिक, जिसको आज तक किसी ने छेड़ा नहीं है। जैसे कुछ लोग, एक मेरे को बैंक का मैनेजर बोल रहा था कि जी ये बात मैं अभी बताता हूं पूरी, पहले वो बता देता हूं जो शुरू की थी। उसके मुताबिक जो वैध रुपए का दस्तावेज है वो कहता है भारत के रुपए का मानक है 15 रुपया बराबर एक मोहर। एक मोहर पहले होती थी जिसमें होता था 11.664 ग्राम सोना, शुद्ध 24 कैरेट का। इसका मतलब भारत के एक रुपए में 11.664 को 15 से भाग दोगे तो बनता है 777 मिलीग्राम सोना, भारत का एक रुपया। यानी हम भारत के लोग, जब तक हम भारत के लोग हैं तब तक हम जो मेहनत करते हैं, खेत में अनाज बुगाते हैं, डंगर बेचते हैं, दूध बेचते हैं, अपनी मेहनत किसी को देते हैं, दिहाड़ी देते हैं, तो जब हम कमाते हैं तो हम भारत का रुपया कमाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप कमाते हो भारत का रुपया कमाते हो, यानी जब आप बैंक में जमा करते हो तो आप भारत का रुपया जमा करते हो और 15 रुपए में 1 तोला सोना जमा करते हो। यानी आपके जमा हुए पैसों के बराबर में
उनको उतना सोना रखना पड़ता है, लेकिन जब वो छाप कर आपको देते हैं उसके बराबर में सोना है या नहीं, ये पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जितना मैंने जमा कराया था उतना ही लिया है कि नहीं। तो जब इसकी डिटेल में हम जाकर के निकल के आते हैं तो हमको पता चलता है कि जी भारत के जो रिजर्व बैंक है उसके पास जो सोना रखा है वो है 800 टन। ये वाले 200 टन आने से पहले की बात है। और नोट जो छपे हैं वो 34 लाख करोड़, जबकि उस सोने की जो कीमत बनती है वो बनती है लगभग 4.8 लाख करोड़। तो हमने कैलकुलेशन किया 29 लाख करोड़ के नोट नकली हैं। 29 लाख करोड़ के नोट देश में नकली चल रहे हैं। अब इसी सवाल को जब वैध रुपए का दस्तावेज पता चल गया, हमको ये बता दिया आरबीआई ने कि जी ये नोट छापने का पैमाना है। एक बैंक का मैनेजर हमको कहने लगा, बोला कि सोना रखना तो छोड़ दिया था, गोल्ड की बैकिंग तो छोड़ दी थी सरकार ने ना, आरबीआई ने छापने, जब नोट छापने शुरू किए तो वो बंद कर दिया था। हमने आरबीआई का वो आरटीआई भी लगाई है जिसमें हमने पूछा था उनसे कि भाई एक बार ये तो बता दो कि तुम्हें गोल्ड बैकिंग किस कानून के हिसाब से बंद करी, क्या तुम्हें वो कानून बनाने का अधिकार था? अधिकार था तो संविधान के किस कॉलम और किस आदेश या किस सेक्शन के हिसाब से तुम्हें उसका अधिकार था? पहले तो वो कानून बनाने का अधिकार तुम्हें होना चाहिए, फिर तुमने वो सच में बनाया होना चाहिए। तो आपको मालूम पड़ेगा कोई भी ऐसा अधिकार, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन भारत के इतिहास में नहीं है। इसका अर्थ यह निकलता है कि आज भी भारत के 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना है। अब यहां पंगा आया कि बैंक में अगर ये, एक बात सोचो भाई सारे जने, एक बार कैलकुलेट करके बताना, ये जो चांदी वाला 1 रुपये का सिक्का है इसे मैं बैंक में जमा कराता हूं तो कितने रुपए में जमा होता है? 1 रुपए में। अच्छा, इसको जमा करा दिया 1 रुपए में, अगले दिन लेने जाऊंगा तो यही मिलेगा कि लोहे वाला मिलेगा? लोहे वाला मिलेगा। देखो चांदी को लोहे में बदलने का कारोबार कितना गजब है ना? मतलब आप एक दिन की बात छोड़ो, सुबह जाके जमा करवाया हो, घंटे बाद निकालोगे तो लोहे का निकलेगा। और बल्कि आजकल तो लोहे का भी नहीं निकलता, मोबाइल में ही आएगा लोहे का। तो उसके बाद अगर यही एक सोने के, ये एक चांदी वाला सिक्का अगर आप सुनार के पास ले जाओ तो इसके बदले में लोहे वाले 1000 मिल जाएंगे आपको। मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? देखो बैंक 1 रुपए के बदले, बैंक इस 1 रुपए के बदले 1 दे रहा है और सुनार इस 1 रुपए के बदले 1000 दे रहा है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो, यदि आप सिर्फ चांदी का रुपया ही लेकर के जाते हो तो किसान के साथ 1000 गुना की ठगी तो बैंक कर रहा है। नहीं कर रहा है क्या जी? 1000 गुना की ठगी, यानी आपकी मेहनत को 1000 गुना मेहनत, 1000 रुपए की मेहनत को 1 रुपया बना रहा है। नहीं बना रहा जी? लेकिन अभी पता चला कि यह भी रुपया नहीं है, यह भी रुपए का सिक्का था। असली रुपया तो 770 मिलीग्राम सोना है। तो भारत के 1 रुपए में 770 मिलीग्राम गोल्ड आता है, जिसकी कीमत इस बैंक के रुपए के नोट में कैलकुलेट करो तो लगभग 6300 रुपए के बैंक नोट के बराबर बनती है। अर्थात आप जब बैंक में 1 रुपया जमा कराते हो और बाद में निकालते हो तो आपके साथ 6000 गुना की ठगी होती है। नहीं समझ में आया ना? अरे हमको भी समझने में 6 महीने लग गए थे भाई। जब तक खुद से रिसर्च नहीं करोगे पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन देसी भाषा में, किसान की भाषा में समझाता हूं। किसान की भाषा में, किसान ने टमाटर बोया, उसका टमाटर बिका 5 रुपया किलो। 100 किलो टमाटर कितने का बिका? 500 का बिका। ला के घरवाली को दे दिए 500 रुपए किलो, भागवान संभालो। अब 2 महीने के अंदर अंदर उधर से आरबीआई ने नकली नोट छापे, छाप के अडानी को दे दिए या फिर अडानी के खाते में ट्रांसफर कर दिया।
ट्रांसफर होने के बाद अडानी ने सारा का सारा टमाटर खरीद के अपने साइलोज में जमा कर लिया। जमा करने के बाद में उसके बाद टमाटर का रेट हो गया, पिछली बार कितना था हाईएस्ट रेट? 250 रुपया था हमारे वहां। फिर आपके यहां बिका 2 रुपए किलो होगा। न, जब 2 रुपए किलो था, बिकने में 2 रुपए था तो 120 तक गया था, 5 रुपए था तो 250 तक गया। तो मैं अपना वो कैलकुलेशन बता रहा हूं, 5 रुपया किलो, 100 किलो टमाटर बिका 500 में। 2 महीने बाद उसी किसान के घर में सत्यनारायण की कथा हो गई, पलवाई ने टमाटर लिख दिया, वही 500 रुपए उठा करके गया, अब 250 का रेट हो चुका है, अब मिलेंगे उसे 2 किलो टमाटर। 100 किलो टमाटर का 2 किलो ऐसे बनता है नहीं? ऐसे ही दर्जी की मेहनत, ऐसे ही मजदूर की मेहनत, ऐसे ही ड्राइवर की मेहनत, ऐसे ही किसान की मेहनत, ऐसे ही अनाज को, ऐसे ही दालों को, ऐसे ही आपको, सबको ऐसे ही लूट रहे हैं ये बैंक। इसीलिए जन धन खाता शुरू किया गया, इसीलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की गई, इसीलिए आपके मोबाइल में डिजिटल करेंसी लाई गई, क्योंकि आपकी जेब में जो मोबाइल है इसमें जब पैसा ट्रांसफर होता है वो रुपया नहीं है, वो ई रुपया है। ई रुपया, ई रुपया। जब तक भारत के मुद्रा का नाम रुपया रहेगा तब तक 1 रुपए का मानक 777 मिलीग्राम सोना रहेगा, क्योंकि दुनिया की किसी चुनी हुई सरकार, किसी व्यक्ति, किसी कानून और किसी भी ताकत की यह औकात नहीं है कि वो किसी मानक को बदल दे। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, उतना ही रहेगा, दुनिया की कोई चुनी सरकार नहीं बदल पाएगी। किलो का वजन कम ज्यादा नहीं हो सकता, सदियों से चलता आ रहा है, सबके साथ ठगी हो जाएगी ऑन द स्पॉट। किसी मात्रा का, चाहे आप मतलब घन मीटर को बदल लो, यानी कि वॉल्यूम को, आयतन को नापने की, दूरी को नापने की, वजन को नापने की, घड़ी को समय को नापने की, या किसी का मूल्य मापने के किसी भी मानक के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सल जस्टिस के खिलाफ है। अगर यूनिवर्सल जस्टिस के खिलाफ है तो वो चीज पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए जब तक भारत के रुपए का नाम रुपया रहेगा, मुद्रा का नाम, तब तक ये 777 मिलीग्राम वैल्यू रहेगी। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नाम पर सीबीडीसी लाया जा रहा है, जिसमें हमारे रुपए का नाम बदलकर ई रुपया कर दिया गया है। ठीक है? ई रुपए के बदले में कुछ भी नहीं है, वो जितना मर्जी छाप सकते हैं, जितना मर्जी। एक बैंक मैनेजर से मैंने पूछा था कि भाई कोई तो नियम होगा छापने का, तुम छाप छाप के अडानी को देते रहोगे, वो तो हमारी जमीन 1 करोड़ में भी खरीद लेगा, कल को 5 करोड़ में भी खरीद लेगा। लेकिन किसान के साथ दिक्कत क्या है? उसकी जमीन 20 लाख में 1 एकड़ बिका था, उसने 20 लाख रुपए घर में रख लिए, 4 दिन के बाद वही 20 लाख रुपए में 1 एकड़ नहीं मिलता उसको। मिल जाएगा जी? मिलता ही नहीं। इसका मतलब जमीन की वैल्यू नहीं बढ़ी है जनाब, आपके रुपए की परचेजिंग पावर घटी है। अगर आपका रुपया असली हो, अगर आपके रुपए के बराबर 777 मिलीग्राम सोना हो, तो आज भी वही औकात है जमीन की, मकान की, दुकान की जो पहले थी। यानी शोषण का एकमात्र रास्ता है रुपए का कूटकरण। वो कूटकरण करते जाएंगे और आपकी व्यवस्था को खराब करने में लगे पटवारी, तहसीलदार, डीसी, जज, वकील, सबको रुपए बांटते जाएंगे। आपकी व्यवस्था को बर्बाद करने का काम रुपए के सहारे से किया जा रहा है। व्यवस्था को अगर आपने ध्वस्त करना है इनकी बनाई हुई, और अपनी अगर नेचुरल, मानव और प्रकृति केंद्रित अगर कोई व्यवस्था बनानी है, उसका एकमात्र समाधान है अपनी व्यवस्था में से इनके बनाए हुए रुपए को खत्म करके अपना धन आधारित असली रुपया स्थापित करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी देश की संप्रभुता उसके रुपए में ही दर्ज होती है, उसके रुपए में ही निहित होती है, उसकी मुद्रा में ही निहित होती है। यह किताब हमने लिखी है जिसके अंदर हमने आरबीआई से प्राप्त सारे दस्तावेज लो ला के खड़े कर दिए हैं, और हम बैंकों से आवेदन लगाकर अब पूछ भी रहे हैं कि तुमने जो किसान की जो 30 लाख रुपया एकड़ की जमीन को 1 लाख रुपए में जो तुमने गिरवी रख लिया है, वो जो रुपया तुमने किसान को दिया है लोन के रूप में, या किसी को व्हीकल लोन के रूप में, या किसी को होम लोन के रूप में, वो रुपया तुमने जो दिया है वो असली दिया है कि नकली दिया है। और मैं आपको बता दूं, लगभग 2000 आवेदन अभी तक हम लगा चुके हैं, और आज तक आरबीआई या कोई भी बैंक किसी भी आवेदन का
बिंदुवार जवाब नहीं दे पाया है। आप में से किसी ने लगाया है आवेदन? हाथ खड़ा करिएगा। आया है किसी का जवाब? नहीं आया ना, दे ही नहीं रहा। अगर रुपया असली है, अगर उन्होंने दिया है तो भाई फिर उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो देश की जनता के साथ ठगी हो रही है, और अगर वो ठगी हो रही है तो उसको समझने के बाद उसे रोकने का दायित्व हम सब पर है, जिसको भी वो समझ में आ जाए। इसको पूरी तरह से समझने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप ये किताब अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, इसको खुद भी पढ़ें, इसको देखें और लोगों को बताएं, क्योंकि आपकी और हमारी व्यवस्था को ध्वस्त इस रुपए के ही नाम पर किया गया है। जितना है ना आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी तनख्वाह के चक्कर में रहो, उसकी तनख्वाह खत्म कर दो। पुलिस वाले की तनख्वाह आज खत्म कर दो, उसकी अभी ला दो, उसको 1.5 लाख से अगर 5,000 पे 2,000 पे ला दो, उसको यह बता दो अरे बेवकूफ आदमी 6,30,000 रुपया 100 रुपए के बराबर बनता है भारत के, तो तुम्हारी जो 1 लाख तनख्वाह है वो तो असल में 15 रुपए 16 रुपए के बराबर किया है। तुम तो 16 रुपए में बिक करके पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हो। और अगर उसे पता चल गया कि जज के साथ भी ठगी हो रही है तो जज भी उनका साथ नहीं देगा। पुलिस वाले को पता चल गया कि ठगी हो रही है, वकील को पता चल गया कि ये तो हमारे साथ भी ठगी हो गई। भाई जो नोट दिया, आपके कागज पे साइन करवाया जाता है ना जब लोन के ऊपर, वहां आपको जो लोन दिया जाता है वो रुपए में दिया जाता है, लेकिन जो आपको एटीएम से निकलता है वो रुपए का नोट निकलता है। और रुपए की वैल्यू 770 मिलीग्राम सोना है और नोट की वैल्यू वही वैल्यू 6300 है, यानी 1 रुपया बराबर 6300 बैंकों के नोट। यानी बैंक का लोन इतना बड़ा घोटाला है देश की जनता के साथ। इसीलिए क्रेडिट कार्ड वाले आपको हर पेट्रोल पंप पे मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। क्यों जी? फैसिलिटी देंगे 50 दिन का फ्री में। क्यों? जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करोगे वो हवा में पैदा कर लेंगे, उधर छाप लेंगे, आप कर्जदार हो जाओगे, वो छाप लेंगे। आप तो वो 10 रुपया आपने खर्च किया है, आप तो 10 रुपया खर्च करके मेहनत करोगे, 10 भारत के रुपए छापोगे, बनाओगे मेहनत के, और वो वहां पर 63,000 रुपया छाप लेंगे। आप 100 रुपया खर्च करोगे क्रेडिट कार्ड से, वो 6,30,000 के नोट छाप लेंगे पैरेलल में। यानी कि आपका कर्जे में 100 रुपया लिया हुआ 6,30,000 छाप लेता है। यानी हर कर्जे के 1 रुपए के साथ आप 6,000 गुना बीमार और बर्बाद होते हो, गरीब होते हो। इसलिए भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक किसान, उद्योगपति, फैक्ट्री वाला, होटल वाला, ढाबे वाला, सब कर्जदार हो चुके हैं, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में 6,000 गुना की ठगी बर्दाश्त नहीं हो सकती। भाई साहब, पुरखों ने जितना कमा रखा था सब लुटा चुके हैं। आप वापस अगर पाना है तो इस समझ को, इस सोच को बढ़ाना पड़ेगा। रास्ता मुझे कोई और नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है। हम ओपन हैं और क्वेश्चन आंसर के लिए अगर सेशन इसको कंटिन्यू करना है या समापन ही करना है तो भी क्वेश्चन है। हाँ जी प्लीज आइए आइए आइए, आप आ सकते हैं। मनीराम जी, क्वेश्चन नहीं, कुछ थोड़ी एक बात भी रखूंगा, थोड़ी बात भी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत ही ने जब सोने को कहा कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड त्याग रहे हैं, ये आरबीआई त्याग रहा है। आरबीआई यदि भारत का है तो उसका त्यागना माना जाएगा भारत के लोगों के लिए। भारत के रुपए के साथ कोई छेड़खानी कभी तक नहीं हो सकती। भारत के रुपए का मानक कभी छेड़ा नहीं जा सकता, किसी भी चीज के मूल्य के मापक को नहीं छेड़ा जा सकता। तो आप अपने नोट के साथ जितनी मर्जी छेड़खानी कर सकते हो, आप कर लो, रुपए के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। रुपए की कीमत वही रहेगी, आप नोट की कीमत घटती रहेगी जितना आप छापते रहोगे। बहुत अच्छा। और दूसरा, आपने जो बहुत ही जबरदस्त बात की कि भाई लोकल लोगों को उनको अधिकार है ही नहीं। एनएससीपीएम के अपने प्रोग्राम में बार बार लिखा है कि उनको अपना सारा राइट्स वहीं होना चाहिए। आपने तो कहा जन जंगल जमीन, अब वहां अपन ने तो लिखा उसका पॉलिटिकल, आर्थिक, कल्चरल, वो सब समेत सारे अधिकार कंसर्न पीपल के होने चाहिए। जो कंसर्न पीपल हैं उनके ही होने चाहिए। ये नहीं है कि आपके गांव के अंदर सड़क किधर बने रही, वो
पास बिल एस्टिमेट पास कराने कलेक्टर के पास जाओ। क्यों Yes, भाई? हाँ। जब मोहल्ले का मामला है तो उसमें कलेक्टर का क्या लेना देना? बिल्कुल। ये पहले से ही है। और बड़ा कोई इश्यू है, बड़े कंसर्न का, तो उसका फैसला भी रेफरेंडम से हो। लोगों को इतनी पावर तो मिले। गांव बताएं। बताएं। अब ये बात बिल्कुल आप और हम एक ही जगह है कि भी लोगों को जागृत करने वाली बात है, और कौन करेगा? वो तो आप और हम करेंगे। वरना तो कहते हैं कि मैं आई एम एलोन बट विद लॉन। आजकल ये कहता है आई एम एलोन, वो आजकल सब सिंगल वाले हैं, शादियां ही करना ही कहाँ चाहते हैं, तो आई एम एलोन बट विद लोन। जैसे आपने कहा सारे ही वो ईएमआई से भरे पड़े हैं, तो सरकार और लोन से जितने दूर जाएंगे उतना ही आपका फायदा होगा। इसमें कोई बात नहीं, वही समृद्धि है। आपका और हमारा एक है। जबरदस्त। आज तो सज्जन कुमार जी नहीं है, नहीं तो कई शब्द आपके मिलते हैं, उनको गुंडा बोलने के, उनका भी शब्द, उनकी शब्दावली भी हुई है। है? तो आपने इतना समय दिया, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं एनएससीपीएम की तरफ से। बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे व्यवस्था की बात है, हाँ, तो हम तो कहते हैं पूरी व्यवस्था अब कहाँ है, राष्ट्रीय व्यवस्था और कैसे पूरी की पूरी हो तो गई है ना। ये खुद ही कहते हैं विश्व वर्ल्ड ऑर्डर है, हम उसको कहते हैं कि इसको अपडेटेड करनी है, प्रो पीपल बनाने की बात है, पावर टू द पीपल की बात है। तो एनएससीपीएम का प्रोग्राम आपका दिया हुआ है। हाँ घनश्याम जी, आप भी आओ, जी। आओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत, मैं तो बहुत खुश हुआ भाई। धन्यवाद जी। धन्यवाद। पहले मैंने सोचा कि जैसे आपने बोला ना कि भी वो ठेकेदारी पड़ता, और हमने हमारे पास ठेकेदारी पड़ता खत्म करने क्या कर दिया कि जो एनएससीपीएम का भी जो है ना, ये 5 पदाधिकारी बैठे हैं, 4, ये अगले साल बदल जाएंगे, दोबारा नहीं आ सकते। बिल्कुल। हमारे सिस्टम में वो धन्यवाद। कि रियल में जो धन है ना, इस पर आगे फाइनेंस की स्टडी करके इस पर आगे कि रियल जो धन है वो हवा, पानी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारे मिलके बनता है, और जो जलवायु है, अब ये तो कॉमन सेंस से आम आदमी मानता रहा है इतिहास में, और उसके मुताबिक उनकी कल्चर भी डेवलप हुई है। अब एक और ऐड हो गया मौसम, या पृथ्वी का जो जिंदा रहने लायक जो टेम्परेचर है पूरे प्लेनेट का, वो है ना, जल, जंगल, जमीन, जानवर के साथ टेम्परेचर ऐसा पूरे प्लेनेट का, वो वैसा मेंटेन रहना चाहिए, वो भी इसमें जुड़ गया है। तो इनका जो एनालिसिस है, तो कभी कभी डायरेक्शन ये चली जाती को जैसे गांव को केंद्र में रख के बाकी सारी बातें सोच रहे, ऐसा चला जाता है। बलारा जी, हम जैसा नोट किया कि गांव को केंद्र में रख के, तो इसको थोड़ा सा, ये जो वित्तीय जो स्थिति है ना, फाइनेंस की जो रियलिटी है, इसका जो दायरा है, इसमें जल, जंगल, जानवर, जमीन के साथ जलवायु को भी जोड़ो, क्योंकि उसमें परिवर्तन पहले नहीं था, अब ऐसा परिवर्तन हो गया। एक तो ये एक ज और डालना इसमें, तो ये जब अपन डालते हैं तो और हकीकत के ज़्यादा नज़दीक पहुंचेंगे। दूसरा, जो सारी गड़बड़ी जो बताई है ना कि ये ठग रहे हैं, हो सकता है बलारा जी को पता लगा, औरों को भी पता लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ तो हो रही है। किसान को कॉमन सेंस से तो पता लग रही है कि मैं जब मेरा अनाज बेचता हूँ तब रेट अलग होती है, जब मैं खरीदता हूँ तो 4-5 गुना 10 गुना रेट बढ़ जाती है। तो वैसे तो समझ में आ रहा है कि ये फाइनेंशियल जो स्थिति है वो गड़बड़ हो रही है। अब ये हो क्यों रहा है, तो इन्होंने तो फाइनेंस में इलाज देखा है, मुद्रा में देखा, मुद्रा के वैल्यू और उसके आकलन में, मानक में। एनएससीपीएम कह रहा है कि इसके साथ समाजशास्त्र भी है, सोशियोलॉजी भी है। तो इसके साथ जो समाजशास्त्र है, जो बलारा जी ने भी जैसे एक लाइन में कहा था कि मनुष्य का जो वो अपने लाभ के लिए करता है, लाभ को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो होता है। तो वो शॉर्ट टर्म जो लाभ होता है, लघुकालीन जो लाभ होता है, वोट में हर जगह काम में लेके वो इस जाल में फंसा देता है। एनएससीपीएम ये सोचता है कि मनुष्य का जो करेक्टर है ना, स्वभाव, वो सोशल भी है और इंडिविजुअल भी है, निजी भी है। दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है।
कई बार आदमी है ना सेवा के लिए पूरी जान लगा देता है, कई बार बदला लेने के लिए ले जाता है। कभी सेवा में है ना कोई ऐसी घटना हो जाए कि पूरी जिंदगी वो साधु बन जाता है। निजी और सोशल में कभी सोशल प्रमुख रहता है, कभी निजी प्रमुख होता है मानव के स्वभाव में। तो इसका जो स्वभाव है बायो सोशल है, जानवरों का है बिल्कुल निजी। तो एक वो कॉन्सेप्ट हमारा। एक दूसरा जो मनुष्य अपना आप को सुप्रीम समझता है, वो रियल में कुदरत के और जितने भी संगठक है, कंपोनेंट है, उसमें से एक ये खुद है। और सारी मान नहीं, सर्वोच्च नहीं, एक जो सारी गड़बड़ हुई है ना, कि हमें पता लग रहा है कुछ गड़बड़ तो हो रहा। मैं बुजुर्गों को तो पता चलता था। टीवी पहली बार मेरे कोई दोस्त के पिताजी आ गए, गांव से आए, टीवी देखा, मूल जी के पिताजी देखा। देखते ही वो जो टीवी का सीन देखता था, वो कहे अरे कवाड़ियों दे मन्ने मारवाड़ी में, इन्हें फोड़ू रे, मतलब उस टीवी को तोड़ दूँ, मुझे कवाड़िया दे दो। शहर में वो बैठे कुल्हाड़ी दे। और तो मैंने कहा ये तो डायरेक्टर होने चाहिए, ये अनपढ़ और अल्पविकसित थोड़ी है, पिछड़े थोड़ी है। उनको ये पता है कि टीवी में क्या आना चाहिए, कि मेरे बच्चे पोते बैठे हैं तो इनको दिखाना चाहिए पहले सीन। ये डायरेक्टर है, मतलब कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के वो डायरेक्टर की योग्यता रखते हैं। हम बेवकूफ़ है, जैसे कहते हैं ना पढ़े लिखे, वो हम मूर्ख डफोड़, वो समझ में आता है। हाँ, सुअर वो हम हैं, और उनको हम कहते हैं कि बाबा है। हमारे बच्चों कहते हैं बा है, तो जैसे ज्ञानी नहीं है। मैंने कहा तो डायरेक्टर है। तो सवाल ये है कि ये जो विकास का जो मॉडल है, उसके कारण ज़्यादा गड़बड़ हुई। और जो वित्त से जड़िए जो गड़बड़ कर रहे हैं ना, वो विकास के मॉडल में क्या कर रहा है, इसमें धारणा क्या है विकास में? बलारा जी, विकास में हमारा जो कंसेप्ट और जो चल रहा कंसेप्ट है कॉरपोरेट का, उसमें क्या विकास को हम कुदरत द्वारा किए गए जो काम है ना, विकास जैसे पहाड़ बनाए, हमें तो फ्री में मिल गया, नदी मिल गई, शुद्ध पानी, बहता हुआ पानी पीते थे 150 साल पहले, हमें तो फ्री में मिल गया। तो कुदरत के किए गए काम को बाजार की दर्शन उसको जीरो मानता है, ये सबसे बड़ा गड़बड़ है। और मैं जो काम करता हूँ, मानव जो काम करता है, उसको वो विकास मानता है, और उसका जो आकलन करता है वो मुद्रा में करता है। ये मानव का दर्शन में विकास के मॉडल में गड़बड़ है। तो विकास का मतलब होता है जैव विविधता, अच्छा वाटर, वो ग्राउंड लेट वाटर ऊपर हो किसी इलाके का, शुद्ध पानी हो, शुद्ध हवा हो, टेम्परेचर ठीक हो, तो वो विकसित है। अभी IMF और इनका कंसेप्ट, वो क्या कंसेप्ट है कि आपके पास आटा, दाल, चावल, सभ्यता सब है, कॉपरेशन है, भाईचारा है, ऐसा समाज है, लेकिन डॉलर नहीं है। तो कहते ये तो दिवालिया है, IMF वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देगा। यानी उनका विकास का जो मानक है वो भी मुद्रा को बना रखा है। तो ये बातें ऐड कर लो सर, बाकी तो बिल्कुल आपका संगठन बिल्कुल हमारा जॉइंट एक्शन करे जैसा है। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है, बिल्कुल। ये मतलब जो हमदर्द जिसे अपन भ्रातृत्व संगठन कहते हैं ना, उनमें वो आ जाता है। तो थोड़ी देर में ये तो हम ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकते फाइनेंस का, तो इनको भी यूज हमें हमारे मीटिंगों में करवाओ। फिर अपना जो NSCPM का अपना नहीं कहना चाहिए, पूरी मानव जाति का, मेरा क्या है कि पूरी पर्यावरण के इंटरेस्ट का है, तो उसके दर्शन भी बतावे। इनका जो फाइनेंस से ये लूट कर रहे हैं मुद्रा के जरिए, वो भी एक्सप्लेन लोगों में होना चाहिए। और मैं तो बहुत दिनों सोच रहा हूँ फाइनेंशियल चेतना मंच बनाओ कोई मुद्रा। मैं कई बैंक के जो एक मेरे अंकल है जनरल मैनेजर से रिटायर्ड हुए हैं, मैंने कहा ये करो ना, तो कहे वो ऊपर नीचे देखे किसको आएगा समझ में वो वगैरह। मैंने फाइनेंशियल वित्तीय चेतना मंच ही बनाओ। बाकी तो ठीक है, लोगों के सशक्तिकरण की आपकी सारे जो कंसेप्ट है वो हकीकत के काफ़ी नज़दीक है। आप आए NSCPM में, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। जॉइंट प्रोग्राम भी करें आप। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद बलारा कि आप आए, पधारे, अपनी बात रखी, थोड़ी हमारी भी सुनी।
वैसे अपनी आपकी और हमारी कुछ है ही नहीं। जब प्रकृति और मानव दो चीज आ जाती है तो उसमें सारे ही समाहित हैं। और ये तो जन आंदोलन है, जनता है उसका आंदोलन है, दिशा है, एक समझ है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सारों में, और आप भोजन के लिए पधारे सब। देश है लुटा लुटा और तुम युद्ध लड़ने की बात करते हो। लोग हैं डरे डरे और तुम खुश रहने की बात करते हो। यहाँ हालात वैसे हैं कि भूखे लोग मरते हैं। यहाँ हालात ऐसे हैं कि भूखे लोग मरते हैं। नहीं पीने को शुद्ध पानी, खुले में रात सोते हैं। हर तरफ बेबसी और तुम खुश रहने की बात करते हो। देश है लुटा लुटा और तुम युद्ध लड़ने की बात करते हो। यहाँ धर्मांध हैं ऐसे लड़े मंदिर मस्जिद पर। यहाँ धर्मांध हैं ऐसे लड़े मंदिर मस्जिद पर। कहीं हिंदू को है खतरा, कहीं मुस्लिम रहा है मर। आदमी बंटा हुआ और तुम एक रहने की बात करते हो। देश है लुटा लुटा और तुम युद्ध लड़ने की बात करते हो। यहाँ पर शासन है ऐसा कत्ल सरेआम होते हैं। यहाँ पर शासन है ऐसा कत्ल सरेआम होते हैं। नहीं है न्याय अदालत में, ये जज भी जेब भरते हैं। नहीं है न्याय अदालत में, ये जज भी जेब भरते हैं। नेता है बिके हुए और तुम लोकतंत्र की बात करते हो। देश है लुटा लुटा और तुम युद्ध लड़ने की बात करते हो। कहे स्वामी है खतरे में हमारी ये मानवता। कहे स्वामी है खतरे में हमारी ये मानवता। अभी होना है आगे क्या सभी को है ये पता। पर्यावरण बिगड़ रहा और तुम परमाणु शस्त्र की बात करते हो। देश है लुटा लुटा और तुम युद्ध लड़ने की बात करते हो। युद्ध लड़ने की बात करते हो। युद्ध लड़ने की बात करते हो। धन्यवाद साथियों। 3 दिन प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन का 3 दिवसीय जो हमारा
सम्मेलन, प्रांतीय सम्मेलन चला, उसमें जिन बिंदुओं पे चर्चाएं हुई, मानव जाति को कैसे बचाया जाए, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, जीव जगत को कैसे बचाया जाए, और आज इसका समापन हमने करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर बलियारा जी ने भी आज जो बातें बताई, बहुत अच्छी बातें रखी, और बलियारा जी से आग्रह रहेगा कि हम सब मानव जाति को बचाने में, जीव जगत को बचाने में लगे हुए हैं, तो हमारे एजेंडे के साथ और हमारे आपके जो भाई एजेंडा है उसमें इंटरेक्शन रखें, आपस में चर्चा करते रहें। तो सभी साथियों को प्रकृति मानव केंद्रित जन संगठन की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप दूर दराज से पधारे, आप सभी को बहुत बहुत